ये डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। खास वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाजिर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़ायद उम्र के सामीन के लिए मौजू हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालदीन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएँ। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं आज के अबवाब। ये बूढ़ा आदमी बदमाशी कर रहा है, मंगवो यानी कहकहा लगाते हुए कहा, जैसे किसी ने उसके सामने दुनिया का सबसे मुज़हक़ख़ीज़ मजाक कर दिया हो। मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे के तासरात बदल गए। मुस्कुराहट गायब हुई, निगाह में सख्ती उतर आई और उसने सर्द लहजे में कहा, और अगर ये बूढ़ा बदमाशी कर भी रहा है तो तुम कर लोगे क्या? ये कहते ही उसने बगैर किसी तैयारी के एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। शों, हवा चीखी और सबके चेहरे जर्द पड़ गए। होमान अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मंगवोया की बजली की तरह तेज़ हरकत ने उसे रोक दिया। एक पल वो अपनी जगह खड़ा था, अगले ही पल लांग जॉन के चेहरे पर ज़ोरदार आवाज़ के साथ उसका हाथ पड़ चुका था और दो दांत फजा में उड़ते हुए ज़मीन पर जा गिरे और लांग जॉन खुद भी कुछ मीटर दूर जा गिरा। धम! ज़मीन हल गई। बर्ड ग्रुप के सब लोग खौफ के मारे साकित रह गए। होमान के जिस्म में भी एक सर्द लहर दौड़ गई। ये सब लम्हों में कैसे हो गया? मंगवोया 50 कदम दौड़ खड़ा था और थप्पड़ सीधा जाकर लगा। ऐसा तो किसी आम उलई सत्थी डिवाइन मूवमेंट स्टेज के माहिर से मुमकिन ही नहीं। होमान के दिल में ख्याल आया, अगर स्काई टावर पेलियन का लैडर खुद ये वार करता तब भी शायद वो मुश्किल लांग जॉन को बचा पाता। क्या ये शख्स वाकई उसी दर्जे पर है? नहीं, ये तो इससे भी ऊपर है। लांग जॉन ज़मीन से उठा, चुकरा रहा था, रख बदलते हुए मंगवोया की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर रवंत नहीं, सिर्फ खौफ था। दोनों गाल सोच चुके थे, मगर जिस्मानी जख्म से ज़्यादा उसकी अना लहूलहान थी। इतने लोगों के सामने उसे मुंह पर थप्पड़ पड़ा था, एक बेइज्जती जो शायद वो ज़िंदगी भर न भूल पाए। मंगवोया ने सर्द लहजे में कहा, लो भाई, ये बूढ़ा फिर बदमाशी कर गया, अब क्या कर लोगे? ये कहते हुए उसने एक और थप्पड़ मार दिया। फटाक! लांग जॉन दोबारा उड़ गया। बर्ड ग्रुप के माहिरीन दम बखुद रह गए। किसी को हरकत करने का मौका ही न मिला। मंगवोया ने गर्रा कर कहा, यह बूढ़ा बदमाश है, मगर अब लगता है मैं खुद भी भूल गया हूँ कि बदमाशी होती क्या है। और फिर वो लांग जॉन पर मुसलसल थप्पड़ बरसाता चला गया, यहाँ तक कि लांग जॉन का चेहरा सियाह नीला पड़ गया। आखिरकार होमान बर्दाश्त न कर सका। सिनेर, आप तो बुलंद दर्जे के शख्स हैं, एक नो आमूज पर जुल्म करके क्या हासिल होगा? लोगों को तो आप पर हंसी आएगी। मंगवोया ने तंजिया हनकारा भरा। हाँ, अगर मैं वाकई संजीदा हो जाता तो ये लड़का अब तक जिंदा न रहता। ये तो बस एक हल्का सा सबक है। फिर उसने अंगली का इशारा किया, उधर आओ लड़के। हवा में ज़ोरदार खचाव पैदा हुआ। लांग जॉन, जो अभी ज़मीन से उठने ही वाला था, अचानक फ़ज़ा में खुंच गया। उसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। वो हाथ पांव मारने लगा। मास्टर, मुझे बचाइए, उसने चीख कर कहा। हुमान ने एक कदम आगे बढ़ाया। सीनियर, रख जाएं। लेकिन मंगवोया ने परवाह न की। उसने लांग जॉन की गर्दन दबूच ली और ठंडे लहजे में बोला, ये बूढ़ा एक पुराना हिसाब साफ करने आया है। मैं लांगजाई तैयान को तलाश कर रहा हूँ। पता वो कहाँ है? लांग जॉन अब मुकम्मल तौर पर डर चुका था। दोनों गालों में दर्द की तपश थी। उसने कपकपाती आवाज़ में कहा, दादा ग्रुप के साथ हैं। कहाँ? कानकनी के इलाके में। रास्ता दिखा। उधर। उसने फ़ौरन अंगली से समत बता दी। मंगवोया ने कोई वक्त ज़ाया की बगैर अपने हाथ से एक बैत की रस्सी जैसा जादुई धागा बनाया जो लांग जॉन के गर्द लपट गया। फिर वो दोनों फ़ज़ा में उड़ते हुए बर्ड ग्रुप की माइनिंग एरिया की समत रवाना हो गए। ग्रुप मास्टर, पीछे खड़े लोग होमान की तरफ देखने लगे। गोया इजाज़त चाहते हूँ, होमान ने दानत पैसते हुए कहा। पीछे चलो। अंदर ही अंदर वो पीछ उताब में चल रहा था। आखिर लांगजाई तैयान ने ऐसा किया कर दिया कि इतना ताकतवर शख्स इस पर इतना गुस्सा है। फिर उसके दिल में एक और ख्याल आया, शायद ये वक्त मेरा बदला लेने का है। लांग खानदान बरसों से बर्ड ग्रुप में एक नासूर बन चुका था। होमान सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, मगर वो जानता था अगर लांग खानदान पर हाथ डाला तो तंजीम खुद टूट जाएगी। लेकिन आज अगर ये मंगवो या लांगजाई तैयान को रोंद दे तो वो बगैर कुछ किए इस बोझ से आज़ाद हो जाएगा। क्या किस्मत ने मेरा काम खुद आसान कर दिया है? ये सोचकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक इत्मीनान फैल गया। इसी दौरान ब्लैक विंड मार्केट में ज़िंदगी मामूल पर थी। कई यांग वहाँ पहुँचा। जैब में 22,000 टाइल्स थे। उसने 10,000 में यांग स्टोन्स खरीदे, बाकी कुछ रकम बचा ली। फिर एक खुली जगह पर बैठकर किसी पुराने इश्तहार पर लिखा हुआ मिटाकर इस पर नए अल्फाज लिखे, यांग खसूसियत वाले पौधों और रूहानी फलों के बीज खरीदना चाहता हूँ। उसने पर्चा अपने सामने रख दिया और ध्यान से यांग स्टोन्स की तवानाई जज्ब करने लगा। ये अमल वक्त तलब था, मगर उसके अर्द गिर्द ताजिर और जंगजू अपने काम में मसरूफ़ थे। किसी को किसी से गरज न थी। निस्फ दिन गुजर गया। 20 पत्थरों की तवानाई ख़त्म हो चुकी थी। हर पत्थर से 2 कतरे यांग लिक्विड के निकले। यूं उसके अंदर फिर से 40 कतरे भर गए। काई यांग ने गहरी सांस ली।
अब अगर वो रात जैसा कोई लम्हा आया तो मैं तैयार हूँ। लेकिन अफसोस, आधा दिन गुजरने के बावजूद किसी ने बेज नहीं बीचे। वो उठा और स्काई टावर के मुहाफिज कीबन की तरफ देखा। सुयान ज़रूर अंदर होगी, उसने सोचा। दिल चाहा जाकर बता दे कि वो वापस आ गया है, फिर खुद ही रख गया। हम न दोस्त हैं न कोई ख़ास ताल्लुक, उसकी ठंडी फितरत के सामने जाने का क्या फ़ायदा। ये सोचकर वो वापस मरने लगा। तभी एक नरम आवाज़ कानों में पड़ी। आप बीज खरीद रहे हैं? काई यांग ने निगाह उठाई। सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी, उम्र बेमुश्किल 17-18 साल, चेहरा नाजिक, आंखें शफाफ और सिरापा तवाज़ुन में ढुला हुआ। इसके लिबास से साफ जाहिर था कि वो भी स्काई टावर पुलिन की शागिर्द थी। हाँ, ख़रीद रहा हूँ, काई यांग ने मुख्तसर जवाब दिया। वो मुस्कुराई। मेरे पास कुछ बेज हैं, मगर देखना है कि आप कीमत दे भी सकते हैं या नहीं। काई यांग की आंखों में दिलचस्पी चमकी। वाकई? दिखाओ तो, क्या बीज हैं? लड़की ने अपने कमरबंद से एक छोटी थैली उतारी और आगे बढ़ा दी। काई यांग ने थैली खोली। अंदर 2 बीज चमक रहे थे। इनसे यांग तवानाई की हल्की हरारत महसूस हो रही थी। ये तो 3 सूरज फल के बीजों से भी बेहतर हैं। वो हैरान हुआ। ये दोनों बीज में लेना चाहता हूँ, कितने की दोगी? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। 1200 टाइल्स। काई यांग ने मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। शायद आज का दिन वाकई अच्छा होने वाला था। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मार्शल पीक। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। बाब 122, बदले की गूंज। काई यांग ने भनवेस कीड़ी। अगरचा वो कहना नहीं चाहता था, मगर मानना पड़ा कि इस लड़की की मुस्कुराहट वाकई दिलकश थी। जब वो मुस्कुराई तो उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई। मगर अफसोस, उसकी मांगी हुई कीमत पर मुस्कुराहट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। काई यांग के लिए 1200 टाइल्स कोई बड़ी रकम नहीं थी, मगर वो जानता था ये सौदा घाटे का है। यांग लिक्विड के सबब वो पौधे बहुत तेज़ी से उगा सकता था। ऐसे में इतनी भारी कीमत देना हमाकत थी। वो दिल ही दिल में बोला, ये सीनियर बहन तो शेरनी से भी ज़्यादा निडर है। कीमत भी उसी के अंदाज की रखी है। उसके अंदर जो हल्की सी हमदर्दी पैदा हुई थी वो लम्हों में ख़त्म हो गई। सीनियर बहन, आपकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं लगती, काई यांग ने नरमी से कहा। अगरचे उसके पास 12,000 टाइल्स थे, मगर उसे अभी 3 पत्तियों वाला क्याउस स्पर्ट फ्लावर और 1.5 GD टेरी ग्रास भी खरीदने थे। वो हरगज़ सारी रकम एक ही जगह उड़ाने वाला नहीं था। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। ज़्यादा? हरगज़ नहीं। ये ज़मीन दर्जे की दरमियानी रूहानी जड़ी बूटी का बीज है, पेवर हार्ट सेड। जब ये उगेगा तो बेशुमार फ़ायदे देगा। माहरीन के नज़दीक तो उसकी कीमत 1200 से भी ज़्यादा है। काई यांग ने मसनूई मुस्कुराहट से कहा। लेकिन तुम्हें इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना। ये कब फल देगा? शायद सालों लग जाएं। लड़की ने लब भींचे। जो शख्स बीज खरीदता है उसे सब्र का हुनर भी सीखना पड़ता है। जूनियर भाई, क्या तुम चाहोगे कि बीज लगाओ और अगले दिन फल तोड़ लो? दुनिया में इतनी आसानियां कहाँ। फिर ये बीज आम नहीं, बहुत मुश्किल से हाथ आए हैं। 1200 इसके लिए मुनासिब है। काई यांग ने आहिस्ता सर झुकाया। ठीक है, मान लिया, तुम्हारी बात में वज़न है। वो जानता था कि अगरचे कीमत ज़्यादा है, मगर यह सौदा आखिरकार फ़ायदे का हो सकता है। और वैसे भी वो एक ही फ़र्के के शागिर्द थे। झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने 1200 टाइल्स दिए। लड़की के चेहरे पर खुशी की रोशनी फैल गई। पैसे एहतियात से संभालते हुए वो बोली, तुम अच्छे इंसान हो जूनियर भाई, इसलिए ये थैली तुम्हें तोहफे में देती हूँ। खुद कढ़ाई की है मैंने। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई मुड़ गई। काई यांग हैरान खड़ा रहा। तो ये जानती थी कि मैं भी इसी स्कूल से हूँ, फिर भी ऐसा सौदा किया। हाँ, खूब कमाया उसने हल्का सा कहकहा लगाया, मगर गुस्सा नहीं किया। कारोबार कारोबार होता है, अगली बार होशियारी से सौदा करूँगा। कुछ देर वो वहीं रखा रहा, शायद कोई और बीज बेचने वाला आ जाए। फिर सामान समेटा और इरादा किया कि अब 3 लीफ क्याउस फ्लावर और 1.5 GD ग्रास खरीदने निकले। लेकिन अभी वो चला ही था कि ज़मीन लरज़ने लगी। एक खौफनाक झटका, फिर दूसरा। पूरी ब्लैक विंड मार्केट हल कर रह गई। लोगों ने चीखें मारना शुरू कर दी। दुकानों के शीशे बजने लगे। ज़मीन जगह जगह से फटने लगी। मार्शल स्कूलों के शागिर्द इधर उधर भागने लगे। आसी लम्हे कहीं दौड़ से धाड़ने की आवाज़ आई, मार दो इन्हें। काई यांग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। ये मंगवोया होगा। दौर कहीं लड़ाई की गूंज गर्ज रही थी। पहाड़ लरज रहे थे। हवा में तवानाई की लहरें महसूस की जा सकती थीं। काई यांग ने बेअख्तियार सर उठाकर देखा। कितनी ताकतवर लड़ाई है। यही वो सतह है जहां पहुंचने का ख्वाब देखता हूं। इसी लम्हे स्काई टावर पुलिन के दरवाजे खुले। सुयान निकली। इसके पीछे बल्डी बेटल गैंग की होजावर और स्टॉर्म हाउस का फिंग जी। तीनों के चेहरों पर संजीदगी थी। उन्होंने दौड़ जंग के मकाम की समत देखा और लम्हे भर में उनके जिस्म रोशनी की लकीर बनकर फ़ज़ा में गायब हो गए। सुयान सबसे आगे थी, फिर हो जावर और आखिर में फेंग ज़जी। आन के जाते ही शोर मच गया। कुछ हो रहा है उधर, एक नौजवान चीखा। मैं जाकर देखता हूँ। लोग उसके पीछे भागने लगे। बाजार की दुकानें बंद होने लगीं, मगर तजस्सुस खौफ पर गालिब आ गया। अब सब इस लड़ाई को देखने जा रहे थे। ये यकीनन अमृत दर्जे, इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री के माहिरीन की लड़ाई है।
जल्दी चलो, शायद जिंदगी में पहली और आखिरी बार ऐसा नज़ारा देखने को मिले। पागल मत बनो, बीच में फंस गए तो मर जाओगे। हम दौड़ से देखेंगे, वो माहिर हैं, आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हजूम बढ़ता गया। काई यांग खामोशी से ये सब देखता रहा। ये लड़ाई बहुत बढ़ी जा रही है। तीनों ताकतवर फ़रक़े मुतवज्जा हो गए हैं। फिर उसने फैसला किया, मुझे भी देखना होगा आखिर अंजाम क्या होगा। और वो हजूम में घल कर एहतियात से जंग के मकाम की सम्मत रवाना हो गया। दूसरी जानिब पल्टी बैटल गैंग की माइनिंग एरिया में मंगवाओया लांगजोन को साथ लिए सीधा लांग ज़ाइतियान के सामने जा पहुंचा। लांग ज़ाइतियान को अभी समझ ही नहीं आया था कि ये कौन है, क्यों आया है, कि अचानक मौत के वार उसकी तरफ बढ़ने लगे। मंगवोया की हरकत इतनी तेज़ थी कि लांग ज़ाइतियान बचने का मौके ही न पा सका। महज चंद ही वारों में वो ज़मीन पर आ गिरा। हुमान और बाकी लोग बेअख्तियार कूद पड़े। वो लांग ज़ाइतियान से नफरत तो रखते थे, मगर उसे मंगवोया के हाथों मरते नहीं देख सकते थे। बल्टी बैटल गैंग की इज्जत दाव पर थी। दसमरद दर्जे के माहिरीन ने एक साथ हमला किया, मगर मंगवोया गोया फुलाद का बद था। न वो हिला न जख्म आया। उसकी ताकत नाकाबिल यकीन थी। आस ने सिर्फ वार नहीं किए, अल्फाज के तीर भी बरसाए। लांग ज़ाइतियान, अब एहसास हो रहा है ना, ये तुम्हारी अपनी करनी का फल है। लांग ज़ाइतियान का चेहरा शर्म और गुस्से से सर्क हो गया। उसने खून का घोंट निगला और चीखा, आखिर तुम चाहते क्या हो बूढ़े आदमी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मंगवोया ने सर्द कहकहा लगाया, न तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा, न ही मैं तुम्हारे मकरूज हूँ, मगर तुम्हें मरना ही होगा। क्या? लांग ज़ाइतियान का जिस्म लर्ज गया। तुमने मेरा कुछ नहीं किया, फिर भी ये कहाँ का इंसाफ है? मंगवोया ने तीखी निगाह से देखा। इंसाफ? तुम्हें आज पता चलेगा कि नाइंसाफ़ी की कीमत क्या होती है। ये सज़ा तुम्हें नहीं, बल्कि उस तकलीफ़ का बदला है जो मेरी शागिर्द ने तुम्हारे हाथों सही है। लांग ज़ाइतियान की आंखें फैल गईं। तुम्हारी शागिर्द? दोस्तों, हम सुन रहे हैं मार्शल पीक। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मंगवोया की आंखों में खून की प्यासी चमक थी। उसकी आवाज़ गहरी और भारी हो गई। ये सब तुम्हारी नस्ल का क्या धरा है लांग ज़ाइतियान? तुम्हारे पोते ने मेरी शागिर्द पर हाथ उठाया तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान पर हाथ उठाऊंगा। लांग ज़ाइतियान की आवाज़ लर्ज गई। जनाब, ज़रा वदाहत तो करें। अब उसे यकीन हो चला था कि यह बूढ़ा शख्स वाकई कोई ज़ाती बदला ले रहा है। वो अब मज़ीद इकसानी की जरात नहीं कर सकता था। वजाहत? मंगवोया का चेहरा बर्फ़ की तरह सर्द हो गया। वो चीखा, अपने उस पूते से जाके पूछ लेना, जहन्नम में जाकर पूछना उस खबीस ने चंद दिन पहले क्या हरकत की थी। लांग ज़ाइतियान का रंग उड़ गया। लांग हुई के साथ क्या हुआ? मंगवोया ने तंजिया हंसी हंसी। अब पूछने का क्या फ़ायदा? लांगजोन घबरा कर बोला, दादा जान, मैंने छोटे भाई को 1 महीना पहले देखा था। वो मास्टर वीन के साथ बाहर गया था, फिर वापस नहीं आया। ये सुनकर लांग ज़ाइतियान के चेहरे से जैसे जान निकल गई। दिल में एक ही ख्याल आया, हुई मर गया है, और ये सब किसी औरत की चुक्कर में हुआ होगा। वाकई क्या अजीब दादा है जो फ़ौरन यही सोचता है। दर्द और गुस्से ने उसके दिल को जकड़ लिया। दर्द अपने पोते की मौत पर और गुस्सा उसकी हमाकत पर कि उसने ऐसे ताकतवर दुश्मन को छेड़ दिया। मंगवाओया ने सख्त लहजे में कहा, चलो कम अज़ कम तुम्हें एहसास तो हो गया कि तुम्हारे ख़ानदान की बर्बादी तुम्हारी अपनी तरबियत का नतीजा है। आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा सिर लेने आया हूँ ताकि याद रहे, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाता। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही उसका हाथ बुलंद हुआ, पूरी फ़ज़ा का रंग बदल गया। बल्टी बैटल गैंग के सब माहिरीन घबरा कर लांग ज़ाइतियान के गर्द जमा हो गए। मंगवाओया ने चीख कर कहा, मर जाओ। उसका हाथ नीचे आया और खला में एक दैव हिकल हथेली नमूदार हुई, ऐसी ताकत के साथ कि ज़मीन व आसमान लर्ज़ उठे। बल्टी बैटल गैंग के 10 माहिरीन एक साथ हमला आवर हुए, लेकिन मंगवोया की दीव हेकल हथेली रखी नहीं। यूं लगा जैसे पहाड़ गिर पड़ा हो। थम! ज़मीन फट गई। धूल पत्थर और हवा का तूफान हर समत फैल गया। 10 माहिरीन ज़मीन पर धर दिए गए। आंखें फटने को थीं, सांसें रखने लगीं। वो अपनी पूरी क़ुव्वत से यवानची जारी करके उस वार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ज़मीन में दरारें पड़ गईं। फिर एक के बाद एक नीचे कानों के सरंगें बैठ गईं। धमाकों की आवाज़ें मैलों दौर तक गूंजने लगीं। आन सरंगों के गिरने से कुछ माहिरीन बच निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ज़मीन पर एक गहरा निशान छोड़ गया। मंगवोया के वार का लांग ज़ाइतियान जिंदा तो बच गया, मगर बुरी तरह ज़ख्मी था। खून उसके मुंह से बह रहा था। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। बल्टी बैटल गैंग के बाकी माहिरीन भी खौफज़दा थे। ये कैसे मुमकिन है? उनके जहन में एक ही सवाल था, क्या मंगवोया वाकई सिर्फ अमृत दर्जा का माहिर है? अगर हाँ, तो फिर उसकी ताकत इंसानों से आगे क्यों महसूस हो रही है आसी दौरान? मंगवोया ने नीचे देखा। चेहरे पर सर्द सुकून था। वो मज़ीद वार करना चाहता था, मगर अचानक ज़मीन के नीचे से ताकतूर यवानशी की लहर उठी, इतनी ज़बरदस्त कि खुद मंगवोया भी चौंक गया। ये क्या? वो मड़ा, और फिर उसके सामने मंजर ऐसा था कि खुद उसके तजुर्बा कार दिल की धड़कन रख गई। ज़मीन के अंदर से आग का एक शौला उठा और वो शौला एक इजदह में बदल गया। फिर नीले रंग की रोशनी फूटी और वो एक अजीम फिनकिस की शक्ल अख्तियार कर गई,
जो अपने पुरों से फ़ज़ा को चीर रही थी। आयदा और फिनिक्स मंगवोया की आंखें हैरत से फैल गईं। ये आम जानवरों की रूह नहीं थी, ये खालिस तवानाई से बने दो दीव हैकल वजूद थे जो आसमान में घूमते हुए एक दूसरे के गर्द रक्स कर रहे थे। वो बोला, ये तो रूहें नहीं लगती, ये तो खालिस तवानाई है। फिर उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। तकरीबन 70 मीटर नीचे एक गार का दहाना नज़र आ रहा था, जिस पर एक कदीम महर लगी हुई थी जो अभी अभी टूट चुकी थी, यानी ये क़ुव्वतें जंग के दौरान आज़ाद हुईं। मंगवाओया ने नज़रें उठाईं। पल्डी बैटल गैंग के लोग हैरत में जमे खड़े थे। इनके चेहरे इस बात का सबूत थे कि वो खुद भी नहीं जानते थे इस गार के अंदर क्या छुपा था। रेधा और फिनकस एक दूसरे के गर्द घूमने लगे। इनकी आग और बर्फ आपस में मिल गई और एक हुसीन मगर ख़तरनाक मंजर पैदा हुआ। ऐसी ताकत के करीब जाना नामुमकिन लगे। पीछे हटो, हुमान ने चीख कर हुक्म दिया। सब लोग पीछे हटने लगे। हती की खुद मंगवा या भी चंद कदम पीछे चला गया। फिर अजदह ने ज़ोरदार दहाड़ लगाई, हवा लरज़ गई और साथ ही फिनिक्स ने एक लंबी चीख मारी, जैसे आसमान और ज़मीन दोनों को जगा रही हो। कुछ लोग जिन्हें अकीदत का बुखार था बोले, ये तो नेक शगुन है, शायद कोई ख़जाना ज़ाहिर होने वाला है। कुछ देर बाद दोनों वजूद गार के अंदर वापस चले गए और जैसे ही वो अंदर गए ज़मीन एक बार फिर लर्ज़ उठी। इस बार रोशनी और भी ज़्यादा थी। पूरी माइनिंग एरिया सूरज की तरह चमकने लगा। कई लम्हों बाद वो रोशनी मध्यम होने लगी, हवा पुरस्कौन हो गई और फिर सब कुछ जैसे ठहर गया। मंगवोया खामोशी से फ़ज़ा में तैर रहा था। उसकी आंखें गार पर जमी थीं। फिर उसके लबों से अल्फाज निकले, ह्यूमन्स क्यू इनहर्टेंस। उसकी आवाज़ में अकीदत थी, हैरत भी और लालच भी। ये जगह जन्नत का गार है। उसने नीचे देखा। अब गार के ऊपर एक हल्की रोशनी की तह बन चुकी थी, तकरीबन 30 मीटर गहरी, जिस पर कुछ प्रासरार तहरीरें लिखी थीं। ये कैसे मुमकिन है? मंगवोया ज़ेरे लब बोला, एक मामूली माइनिंग एरिया और यहाँ जनती विरासत। वो जानता था ह्यूमन्स क्यू इनहर्टेंस वो जगह होती है जहाँ किसी अजीम माहिर ने मरने से पहले अपना इल्म, अपनी ताकत और अपने ख़जानों को महफूज कर दिया होता है। ऐसी जगहें हज़ारों साल में शायद एक बार ज़ाहिर होती हैं। जो भी उस विरासत को हासिल कर ले वो एक दिन उस दर्जे तक पहुँच सकता है जहाँ आम अमृत दर्जे के लोग महज चीवंटियों के बराबर होते हैं। मंगवोया के होंठों पर एक दबकी हुई मुस्कुराहट आई। किस्मत शायद आज मेरे दरवाजे पर आई है। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मार्शल पीक। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मंगवोया का जोश लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता था, मगर बल्डी बैटल गैंग के लोगों का जोश उससे भी ज़्यादा था। ज़मीन के नीचे इतना कीमती ख़जाना दफन हो, ये किसी ख्वाब से कम नहीं था। हुमान और उसके साथी फ़ौरन पहचान गए, ये वही ह्यूमन्स क्यू इनहर्टेंस है जिसका जिक्र अफसानों में आता है। एक ऐसी जगह जहाँ सदियों पुराना इल्म और ताकत छिपी हो, मगर साथ ही उनके चेहरों पर परेशानी भी थी। उन्हें एहसास था कि अभी थोड़ी देर पहले होने वाली जंग ने अर्द गिर्द की दोनों ताकतों, हाई हीवन पेविलियन और स्टॉर्म हाउस को ज़रूर खबरदार कर दिया होगा, और जब वो आएंगे तो ये ख़जाना सिर्फ उनका नहीं रह जाएगा। हुमान ने मिट्टियाँ भींचते हुए हुक्म दिया, जल्दी करो, इंतर जाओ। वो चाहता था कि बाकी फ़र्क़े आने से पहले जितना मुमकिन हो सके ख़जाना ले जाएं। 10 माहिर फ़ौरन आगे बढ़े। सबकी नज़रें मंगवोया पर थीं कि कहीं वो रोक न दे, लेकिन मंगवोया सिर्फ मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट नहीं, तंज थी। हाँ, जब देखते हैं क्या होता है। 10 माहिर रोशनी की दीवार के करीब पहुँचे। उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया, मगर दीवार रबड़ की तरह पलट गई और एक एक करके सब पीछे जा गए। सब हैरत ज़दा रह गए। हुमान खुद आगे बढ़ा। ये क्या मामला है? उसने दीवार को छुआ और वो भी हवा में उछल कर दौड़ जा गिरा। हुमान ने होंठ काटते हुए मंगवोया की तरफ देखा। अब उसे समझ आया, ये बूढ़ा तो पहले से जानता था कि कुछ ऐसा ही होगा। झुककर बोला, सिनर, ये जंतीगार आखिर है क्या? अंदर जाने नहीं देता? मंगवोया ने तंजिया सांस ली। पढ़ नहीं सकते क्या? दीवार पर सब लिखा हुआ है। वाकई अगर आंखें होते तो वो भी देख लेते। उसने बात टाल दी। लांग जाइतियान अब वैसे भी बुरी तरह जख्मी था। मंगवोया चाहता तो किसी भी वक्त उसे ख़त्म कर सकता था, लेकिन अब उसकी नज़र ख़जाने पर थी। हुमान सोच में था कि अचानक फ़ज़ा में सर्रर की आवाज़ गूंजी, कपड़ों की लहरों की आवाज़ें। सबने ऊपर देखा तो उससे कई साए उड़ते हुए आ रहे थे। बहुत जल्दी पहुंच गए। किसी ने नीचे से बड़बड़ाया। चंद लम्हों में हाई हीवन पेविलियन के 5 बुजुर्ग वही शीटोंग की क़ियादत में पहुंच गए। उनके फ़ौरन बाद स्टॉर्म हाउस के लोग भी आ गए, जिनकी क़ियादत खुद मास्टर शाह रूहान कर रहा था। दोनों गुरवगार को देख कर दंग रह गए, आंखों में लालच, हैरत और खुशी। हुमान ने गुस्से से चलाकर कहा, यह बल्डी बैटल गैंग का इलाका है, तुम लोग यहाँ कैसे घुस आए? शाहरुहान मुस्कुराया, हो मास्टर, हम तो बरसों के पड़ोसी हैं। जब शोर सुना तो फिक्र हुई, सोचा देख लें कहीं आपको मदद की ज़रूरत तो नहीं। आखिर पड़ोसियों का भी कुछ हक होता है ना, क्या कहते हैं? एल्टर भाई। उसके अल्फाज बज़ाहिर नरम थे, मगर अंदर एक धमकी छिपी थी। एक इशारा कि स्टॉर्म हाउस और हाई हीवन पेविलियन फ़िलहाल एक साथ हैं। हुमान का चेहरा सख्त हो गया। वही शीटोंग बोला, मास्टर शाह बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हो मास्टर, ये जंतीगार बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। अकेला बल्डी बैटल गैंग शायद संभाल ना सके।
आए, हम सब मिलकर उसकी खोज लगाते हैं। हुमान ने दानत पैसते हुए कहा, यह मेरा इलाका है, मेरा माइनिंग एरिया। ये मोहर हमारी थी। अगर हम नहीं समझ पा रहे तो तुम क्या समझोगे? तुम लोग अहल भी हो अंदर जाने के? मैं समझाऊंगा। मंगवोया की गर्जदार आवाज़ गूंजी। हुमान खामोश हो गया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस बूढ़े से उलझ सके। शाह रूहान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हो मास्टर, गुस्सा थोड़ा थमाएं, ये बड़ा मामला है, बैठकर बात करते हैं। दौड़ दौड़ तक लोग जमा हो गए थे। ब्लैक पॉइंट ट्रेड सिटी से भी कई लोग पहुंच चुके थे। सब ने आसमान में अजदहे और फैनिक्स को देखा था। अब वो सब जानना चाहते थे, ये सब हुआ क्या है? मजमा बढ़ता जा रहा था। शोर बातें, तजस्सुस, और फिर इन सब में यांग काई भी था। भैंस बदल कर हजूम के अंदर वो भी हैरान था, मगर महतात भी। अगर ये वाकई कोई ख़जाना है, उसने दिल में सोचा, तो यहाँ खून बहेगा, और मेरे जैसे कमज़ोर के लिए उसमें कोदना खुदकशी है। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा तीनों फ़र्कों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। 3 किलोमीटर का दायरा बनाकर अवाम को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। यांग काई ने दायरे के अंदर नज़र डाली। हाई हेवन पेविलियन के 5 बुजुर्ग शदीद बहस में थे। चेहरे सरख, आवाज़ें बुलंद, लोग सरगोशी में बोल रहे थे। वो लंबा सा शख्स हुमान है, बल्डी बेटल गैंग का सरदार, और जो नरम लहजे वाला शख्स है वो स्टोरम हाउस का मास्टर शाह रूहान। एक और आवाज़ उठी, इतने सारे माहिर यहाँ क्यों जमा हैं? किसी ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि यहाँ जनती गार मिला है, हेवंस क्यू इनहर्टेंस। वो क्या होता है? एक नौजवान ने हैरत से पूछा। एक बूढ़ा शख्स बोला, बेटा, वो ऐसी जगह होती है जहाँ मरने से पहले बड़े माहिर अपना इल्म और ख़जाना छोड़ जाते हैं। जो उसे पाले वो आसमान की बुलंदी तक पहुँच सकता है। ये सुनते ही मजमा में जैसे बजली दौड़ गई। सबकी आंखों में ख्वाहिश थी कि काश वो अंदर जा पाएं। यांग काई के जहन में एक ख्याल आया। 2 माह पहले मैंने हो मीर को बताया था कि इस इलाके में यांग एनर्जी छिपी है। क्या वो यही गार था? अब सब बातें समझ आ रही थीं। वो तवानाई दरअसल इसी जनती विरासत की मेहर थी। ये दरियाफ्त उसके लिए कुदरत का इनाम लग रही थी। उधर तीनों गुरवा बहस के बाद तैयार हो गए। फ़िलहाल हर गुरवा अपने माहिर शागिर्द को अंदर भेजेगा ताकि गार की हालत मालूम की जा सके। 3 लोग चुने गए, सुयान हाई हेवन पेविलियन से, लंग जॉन बर्डी बेटल गैंग से, और फांग जिजी स्टॉर्म हाउस से। तीनों एक साथ रोशनी की दीवार में दाखिल हो गए। आधा दिन गुजर गया। फिर बारी बारी तीनों वापस आए। हर एक अपने गिरवा के पास गया और कुछ बताया। फिर तीनों गिरवा अलग अलग समतों में फैल गए। काफ़ी देर बाद हुक्म आया, तमाम शागिर्द बुजुर्गों के पास जमा हूँ। यांग काई भी हाई हेवन पेविलियन के दूसरे शागिर्दों के साथ वहां पहुंचा। यांग भाई, सोमो और लियोन तियान ने आवाज़ दी। यांग काई मुस्कुराया, अरे तुम लोग भी आ गए? सुमो ने हंसते हुए कहा, ऐसा हंगामा हो और हम ना आए, ये तो तमाशा देखने का बेहतरीन मौका है। लियोन तियान ने पूछा, यार तुम तो 20 दिन से गायब हो, कहाँ थे? यांग काई बोला, कुछ काम से बाहर गया था, और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया मेरे कमरे की सफाई रखने के लिए। वो दोनों चौंक गए। हमने तो बस बाहर का साहन झाड़ा था, कमरे के अंदर तो हाथ भी नहीं लगाया। सुमो हंसा, ये तो अपनी चादरें भी खुद नहीं तय करते, क्या खाक तुम्हारा कमरा साफ करेंगे? यांग काई के चेहरे पर हैरत छा गई। फिर अंदर इतनी सफाई कैसे थी? दोस्तों, हम सुन रहे हैं मार्शल पीक। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। बाब 121 आसमानी गार की मीराज खामोशी। विशी टोंग ने गहरी बावकार आवाज़ में कहा। एक ही लफ्ज़ ने 2000 हाई हेवन पेविलियन के शागिर्दों को चुप करा दिया। सबकी नज़रें उस पर जम गईं। सब जानते थे आज जो ऐलान होने वाला है वो इसी हेवंस की इनहेरिटेंस से मुताल्लिक है। एक ऐसा मौका जो सदियों में शायद एक बार नसीब होता है। विशी टोंग ने हल्की सी खांसी ली और बोला, तो तुम सब जानते हो कि ये मौके क्या है और उसके अंदर क्या कुछ छिपा हो सकता है। ये बूढ़ा शख्स भी अपनी सारी उम्र में कभी ऐसी जगह नहीं देख सका। पूरे ग्रेट हान डायनेस्टी में 1000 साल से यह गार किसी ने नहीं देखा। उसके लहजे में हैरत, एहतिराम और लालच सब कुछ था। हम नहीं जानते कि यह गार बनाने वाला किस दर्जे का माहिर था, लेकिन एक बात तय है, उसके अंदर अनगिनत खजाने हैं। रूहानी गोलियाँ, स्पिरिट पिल्स, नायाब रियासती तरीके, ज़रहें, असलहे और सबसे कीमती चीज़ खुद इस माहिर की विरासत। इस जुमले ने मजमा का लहू गरमा दिया। सांसें तेज़ हो गईं, आंखों में चमक लौट आई। मगर अगले ही लम्हे विशी टोंग ने संजीदगी से कहा, जहाँ खजाने हैं वहाँ खतरा भी है। अंदर मामूली सी गलती भी मौत बन सकती है। यह सुनकर जोश के बजाय एक गहरी खामोशी छा गई। शागिर्दों के चेहरे संजीदा हो गए। ख्वाब और हकीकत के दरमियान एक सर्द फासला पड़ गया। विशी टोंग ने सर्द आ भरी और बोला, डर गए? याद रखो, ये मौके बहादुरों के लिए होते हैं। अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई दूसरा जाएगा। अगर अपनी जान दाव पर लगाने को तैयार हो तो बताओ, क्या तुम अब भी अंदर जाना चाहते हो? एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद हुजूम में से आवाज़ें उठने लगीं। ये एक अनोखा मौका है बुजुर्ग, खतरा हो या ना हो हम जाएंगे। ज़िंदगी एक बार मिलती है, ऐसा मौका नहीं छोड़ा जा सकता। विशी टोंग ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। शबाब यही होता है, खतरे से ना डरने वाला। हाई हेवन पेविलियन के शागिर्द यही तो हैं। फिर उसने हुक्म दिया, अब तमाम वो शागिर्द जो 30 बरस से ज़्यादा उम्र के हैं एक तरफ हो जाएं। फ़ौरन मजमा में हलचल मच गई। तकरीबन 40% लोग अलग खड़े हो गए।
वी शिटोंग ने उनकी तरफ देखकर अफसोस से कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। ये गार इन लोगों के लिए बंद है जो 30 साल से ज़्यादा उम्र रखते हैं और जो इममॉर्टल एसेंशन के दर्जे तक पहुंच चुके हैं, वो भी दाखिल नहीं हो सकते। क्या ये कैसा इंसाफ है? कई आवाज़ें बुलंद हुईं। ये हमारा बनाया हुआ कानून नहीं, दूसरे बुजुर्ग सुवानसो ने पुकार कर कहा। ये वो शराइत हैं जो गार के खालिक ने खुद मुकर्रर की। यकीनन उसके पीछे कोई हिकमत होगी। विशिटोंग ने दोबारा कहा, अब जो शागिर्द इब्तिदाई दर्जा इनिशियल एलिमेंट स्टेज से नीचे हैं वो भी एक तरफ हो जाएं। एक और गरवा अलग हो गया। तुम जा तो सकते हो मगर हम इजाज़त नहीं देंगे। विशिटोंग की आवाज़ सख्त थी। अंदर जाना तुम्हारे लिए मौत के परवाने पर दस्तखत करने के बराबर है। यह गिरवा खामोशी से सिर झुका गया। यूं बाकी रह गए सिर्फ 300 के करीब शागिर्द, जो ना ज़्यादा कमज़ोर थे ना ज़्यादा बूढ़े। जो अंदर नहीं जाना चाहता वो अभी वापस जा सकता है। ये स्कूल किसी को मजबूर नहीं करेगा, लेकिन याद रखो, जो गए वो वापस न भी आए तो कोई शिकायत नहीं होगी। किसी ने कदम पीछे नहीं हटाया। खजाने की कशिश जान के खौफ से कहीं ज़्यादा थी। विशिटोंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चूँकि तुम सब तैयार हो तो सुन लो जो कुछ मैं जानता हूँ, ताकि तुम जहनी तौर पर तैयार रहो। ये मालूमात उसे 100 यान की रिपोर्ट से मिली थी। गर्चा वो भी बहुत मुख्तसर थी, मगर कुछ न जानने से बेहतर थी। अंदर दाखिल होने के बाद तुम सबके मकाम अलग अलग होंगे। गार के अंदर रूहानी तवानाई बेपनाह है, रियाजत के लिए बेहतरीन जगह, मगर याद रखना उससे निकलने का वाहिद रास्ता मखसूस दरवाजे हैं। अगर इन्हें न ढूंढा तो हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। ये सुनकर मजमा में सरगोशियाँ गूंजने लगीं। और याद रखो, विशिटोंग की आवाज़ गूंजी, ये गार सबसे पहले बल्डी बैटल गैंग ने दरियाफ्त किया था, लिहाजा उनके 50 शागिर्द सबसे पहले अंदर जाएंगे। आधा दिन बाद यानी 6 घंटे बाद हाई हेवन पुलिन और स्टोरम हाउस के शागिर्द दाखिल होंगे। लेकिन खबरदार, सर्फ जालू और ख़तरात से नहीं। दूसरे स्कूलों के शागिर्दों से भी होशियार रहना। क्या पता खजाना तुम्हारा हो और जान कोई दूसरा ले जाए। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। हर कोई सोचने लगा, अगर कोई पीठ में छरा घूंप दे तो याद रखो। विशिटोंग ने फिर गिरजदार आवाज़ में कहा, अगर अंदर किसी साथी शागिर्द से मिलूँ तो एक दूसरे की मदद करना। अकेला कोई नहीं बचेगा। जी। सबने एक ज़बान होकर नारा लगाया। इज्तिमा ख़त्म हुआ। सब अपने अपने गोशों में जाकर बैठ गए, रियाजत करने, दिमाग साफ करने और आने वाले इम्तिहान के लिए तैयारी करने। लियून तयान ने अफसरदा चेहरे के साथ सोमो और यांकाई की तरफ देखा। यार, मैं तो अंदर नहीं जा सकता। इसका दर्जा सिर्फ टेम्पर्ड बॉडी 9th लेवल था। सुमो ने हंसते हुए कहा, किसने कहा था सुस्ती करने को? देख लो यांकाई को, कितनी मेहनत की है। वैसे तुम अभी किस दर्जे पर हो यांग भाई? यांकाई ने पुरस्कून लहजे में कहा। 7वां। दोनों के मुना खुल गए, यूं जैसे किसी दीव को देख लिया हो। अब तो मुझे फ़ौरन रियाजत करनी पड़ेगी। सुमो ने आ भरी। लियून त्यान बोला, ठीक है तुम आराम करो, मैं नहीं डिस्टर्ब करता, और चुपचाप चला गया। यांकाई ने आंखें बंद करके मुराकबा शुरू कर दिया। अब वो इस लम्हे का मुंतज़र था जब गार के दरवाजे खुलेंगे। दिल ही दिल में वो खुश था कि वक्त पर यांग स्टोन्स खरीद लिए थे। अब उसके डेंटीन में 50 यांग कतरे ज़ख़ीरा थे, जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए काफ़ी थे। आसी दौरान उसने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। आंखें खोलें तो देखा सोयान, लेकिन जैसे ही नज़रें मिलने लगें वो फ़ौरन नज़रें झुका गई। सुमो ने यह मंजर देखा और एहतराम से झुक कर सलाम किया, मगर यांकाई ने बस एक नज़र डाली और दोबारा आंखें बंद कर लें। अचानक शोर उठा। बल्डी बैटल गैंग के 50 शागिर्द अंदर दाखिल हो रहे थे। इन्हें आधा दिन पहले जाने की इजाज़त मिली थी, जैसे कि मुआहदा तय पाया था। यांकाई ने देखा, ये सब उनके बेहतरीन शागिर्द थे, ऐसे लोग जो हर मैदान में माहिर थे। बीच में 2 लड़कियां खड़ी थीं, हो मैत्र और हो जावर, एक जैसी शक्लें जैसे आईना हो। इतनी हुसैन कि कोई भी मर्द जान दे दे उनकी मुस्कुराहट के लिए। चंद लम्हों में 50 के 50 शागिर्दगार में गायब हो गए। हाई हीवन पर्लिन के शागिर्दों पर एक अजीब सी सनसनी छा गई, और इसी लम्हे एक ताकतुर साया आसमान से नीचे उतरा। गार के ऊपर फ़ज़ा में मालिक कौन है? हुमान और बाकी माहिरीन ने बेक वक्त पुकारा। एक गरजदार आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी, कौन होगा? मैं हूँ, मैंगवाओया। गुस्से से लबरेज आंखों के साथ उसने आसमान से नीचे हाथ लहराया और बोला, आओ यहाँ। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मार्शल पेक। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। हुमान और बल्डी बैटल गैंग के बाकी माहिरीन ने आसमान की तरफ देखा। एक साया तेज़ी से नीचे आ रहा था। जैसे ही वो करीब आई, सबके चेहरे हैरत से खुल गए। वो एक लड़की थी, नकाब में छिपी हुई, मगर उसकी आंखों की चमक, उसके सरापे की दलकशी ऐसी नहीं थी जो किसी आम लड़की की हो। मगर हैरत सिर्फ उसके हिस्न पर नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत पर। हुमान की आंखें फैल गईं। ये ट्रो एलिमेंट बाउंड्री की माहिर है। ये कोई मामूली सतह नहीं थी। इस दर्जे के लोग आम जंगजुओं के लिए ख्वाब होते हैं। हुमान ने गुस्से से लांग जाई तयान की तरफ देखा और दांत पैसते हुए बोला, तुम्हारे पूते ने क्या कमाल कर दिखाया है ना। लांग जाई तयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने अंदर दहकती हुई नफरत को निगल गया। सामने मेंगवाओया और उसकी शागिर्द खड़े थे।
वो जानता था अगर इस वक्त उसने बदला लेने की कोशिश की तो शायद उसकी हड्डियां भी बाकी ना रहीं। वो सिर्फ आंखों से जलता रहा। मगर खामोश वो लड़की यकीनन शिया निंगचांग थी, जो पिछले कई दिनों से हाई हीवन पुइलिन में बंद दरवाजों के पीछे रियाजत कर रही थी। आज जैसे ही उसे अपने उस्ताद मेंग वोया का पैगाम मिला, वो उड़ती हुई वहां पहुंची। मगर जैसे ही उसने देखा कि हज़ारों लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, उसने फ़ौरन अपने उस्ताद के पीछे पनाह ले ली। मेरी कीमती शागिर्द, मिंग वोया ने नरम लहजे में कहा। फिर उसने आसमानी गार की तरफ इशारा किया। वहाँ बेशुमार मौके हैं, जाओ अपना नसीब आजमाओ। शिया निंगचांग ने सर हिलाया। फिर उसकी नज़रें गार के गर्द घूमने लगीं, जैसे किसी को तलाश कर रही हो। लेकिन रात के अंधेरे में वो जिसे ढूंढ रही थी, यांग काई, कहीं नजर नहीं आया। एक लम्हे को उसने होंठ काट कर आंखें बंद कर लें, फिर उस्ताद के इशारे पर धड़कते दिल के साथ गार में दाखिल हो गई। पूरे मजमा में किसी ने हिलने की जरात न की। कोई बल्डी बैटल गैंग का शागिर्द उनके रास्ते में नहीं आया। सब जानते थे मेंग वो या से टक्कर लेना मौत को दावत देना है। इस मंजर ने हाई हीवन पुइलिन के तमाम बुजुर्गों को खामोश कर दिया। वी शिटोंग और बाकी 4 बुजुर्ग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। यही शख्स हमारा स्टोर कीपर, वी शिटोंग ने जेर लब कहा, जिसकी शहरत सिर्फ लालच और खुश मिजाजी की थी। ये शख्स तो एक तूफान है। उनके सामने वो शख्स जिसने चंद अल्फाज में तीनों स्कूलों के ते शद्दा मुआहदे को उल्टा दिया और कोई कुछ नहीं कह सका। शाओ रूहान, जो स्टॉर्म हाउस का सरबराह था, सख्त तीवरों से आगे बढ़ा। हो मास्टर, उसने ऊंची आवाज़ में कहा, ये क्या माजरा है? हमने तो तय किया था कि कोई भी स्कॉल अपनी मर्जी से गार में दाखिल नहीं होगा। फिर यह हाई हेवन पुइलिन की शागिर्द कैसे अंदर जा सकती है? हुमान ने दानत पैस लिए। वो चाहता था कि किसी सुई से जाकर शाओ रूहान का मुनासी दे। यह शख्स, वो दिल ही दिल में बोला, अगर मजीद चबता गया तो मैंग वो या हम सबको जलाकर राख कर देगा। मगर खुशकिस्मती से मैंग वो या ने सिर्फ हंसी में उड़ा दिया। कोई जवाब न दिया। दोनों फरीकों को मुतमईन करने के लिए होमान ने बात संभाली। दरअसल ये जगह तो हमें इसी बुजुर्ग की रहनुमाई से मिली थी। अगर उनकी शागिर्द अंदर जाए तो हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। आखिर अगर ये ना होते तो हमें ये मौके भी ना मिलता। शियाव रूहान ने तंजिया हंसी हंसी। अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया? होमान के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था ये वजाहत महज एक बहाना है। असल में तो वो खुद भी मींगवाओ यहाँ के सामने खामोशी अख्तियार करने पर मजबूर था। शियाव रूहान ने मजीद दबाव डाला। क्या ये इंसाफ है? अगर उसकी शागिर्द जा सकती है तो मेरे स्टॉरम हाउस के शागिर्द क्यों नहीं? होमान के सब्र का पैमाना लबरीज हो गया। बकवास बंद करो। असल में उसने बहुत सख्त गाली दी थी, मगर मैं कहानी के अंदाज में नरम कर रहा हूँ। फिर उसने जल्दी से आखिरी 50 शागिर्दों की सफ देखी और हुक्म दिया, तुम अपनी जगह खाली करो। ये मकाम उस बुजुर्ग की शागिर्द के लिए है। वो लड़का जो अपनी जगह से हटा दिया गया कोई और नहीं बल्कि लांग ज़ाइतियान का बड़ा पुता लांग जुन था। वो लड़का जो बरसों से इस मौके का मुंतजर था अब चुपचाप खड़ा रह गया। उसने अपने दादा की तरफ देखा। आंखों में उल्तजा थी। लांग ज़ाइतियान ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और बोला, जैसा कि हो मास्टर ने कहा, लांग जुन तुम आधा दिन इंतज़ार करो। लांग जुन के दांत फंस गए। जी, वो बोला और पीछे हट गया। हुमान ने शाओ रूहान की तरफ मुड़कर गुस्से से कहा, अब तो शिकायत नहीं ना? मैंने अपनी ही जमात का हिस्सा कुर्बान किया है। शाओ रूहान खामोशी से मुड़ गया और चला गया। ऋषि टोंग ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है हुमान वाकई हमारे खजांची मैंग से डरता है। सो जवान वाओ हंस पड़ा। हमने वाकई इस स्टोर कीपर को कम समझा था। हुमान ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, बुजुर्ग क्या अब आप मुतमईन हैं? मैंग वो यानी अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल। बस याद रखना, अगर मेरी शागिर्द वापस आकर शिकायत करे कि किसी ने उसकी बेअदबी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह सुनकर होमान का चेहरा जर्द पड़ गया, मगर मुस्कुराहट बरकरार रखी। यकीनन बुजुर्ग, हमें कोई शिकायत नहीं होगी। अंदर ही अंदर वो कांप गया। सबको कह देना होगा कि अगर उस लड़की से कभी सामना हुआ तो इसे हाथ तक न लगाना, बल्कि इज्जत से रास्ता देना। यूं उसने फौरन हुक्म भेजा, शिया निंगचांग को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इस वाक़े ने हाई हेवन पुइलिन के शागिर्दों पर गहरा असर छोड़ा। सब हैरान थे। यही वो शख्स जो दिन रात खजांची बनकर बैठा रहता है? ये शख्स तो एक पहाड़ है। हत्ती की वीशी टोंग भी उसके सामने कमज़ोर महसूस करने लगा। रात धीरे धीरे गुजरती गई। सब शागिर्द खामोशी से मुराकबे में बैठे। सबकी आंखों में एक ही ख्वाब, आसमानी गार की मिरास। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मार्शल पीक। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। जब यांग काई ने आंखें खोलें, उसके चारों तरफ अजीब सा मंजर था। हर तरफ ऊंचे नीचे पत्थरीले सितून, कुछ ज़मीन से उभरे हुए, कुछ रेत के टीलों जैसे। वो एक लम्हे को साकित खड़ा रहा। मैं कहाँ आ गया हूँ? उसने खुद से सोचा। फिर उसने अर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, मगर सू मुँह कहीं नहीं था। हालांकि दोनों ने एक साथ गार में कदम रखा था, मगर यहाँ आकर वो बिछड़ चुके थे। अचानक ज़मीन पर एक साया पड़ा। साया फैलता गया और फिर ऊपर से कोई शय गिरती हुई दिखाई दी। ज़ोरदार धड़ाम के साथ वो साया ज़मीन पर आन गिरा
और जब यांग काई ने गौर से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि लान चूड़िए थी। वो फौरन उठ खड़ी हुई, झटके से अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और तेज नजरें चारों तरफ दौड़ाईं। फिर उसकी निगाह यांग काई पर पड़ी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यांग काई ने भी हैरत से कहा, तुम लंचूड़ी हंसी? हाँ, मैं ही हूँ। लगता है नसीब ने हमें साथ भेजने का फैसला कर लिया है। यांग काई ने कुंधे उचकाए। शायद ऐसा ही है। क्या तुम अभी अभी यहाँ पहुँचे हो? उसने पूछा। हाँ, चंद लम्हे पहले, यांग काई ने जवाब दिया। लानचूड़िए ने ज़रा सोचा और बोली, यहाँ जाने कितने लोग अलग अलग जगहों पर गिरे होंगे, क्यों ना थोड़ा इंतज़ार कर लें, शायद कोई और भी यहाँ आ जाए। यांग काई ने सर हिलाया। ठीक है, इंतज़ार ही कर लेते हैं। कुछ देर बाद ऊपर वाले दरवाजे से मजीद 3 साए गिरे। धूल छुट्टी तो पता चला। एक हाई हेवन पवेलियन का शागिर्द, एक बर्डी बैटल गैंग से और तीसरा स्टोरम हाउस का। अब वो पांचों एक जगह जमा हो गए। गैर यकीनी हालात में भी सबने वक्ती तौर पर दुश्मनी भलाकर मिलजुल कर रहने का फैसला किया। जब मजीद कोई ना आया, लंचूडिये ने कहा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहीं बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी खुद एतमादी, खूबसूरती और लहजे का असर सब पर फौरन हुआ। बाकी सब ने भी सर हिला दिया। चलने से पहले बेहतर होगा कि हम सब एक दूसरे को जान लें, ताकि पता हो कौन कितना ताकतवर है। मैं शुरू करती हूँ, लानचूडिये ने वक़ार से कहा। मेरा नाम लानचूडिये है। मैं हाई हेवन पवेलियन से हूँ। मेरा दर्जा ची ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का 7वां लेवल है। फिर उसने अगले शागिर्द की तरफ देखा। वही हाई हेवन पवेलियन का लड़का जिसकी आंखों में तारीफ से ज़्यादा लालच थी, सीनियर सिस्टर लान। वो बोला, आपका नाम तो सब जानते हैं, मगर आज किस्मत ने मौका दिया है कि मैं आप जैसे हुसीन और माहिर के साथ हूँ। उसकी चापलूसी इतनी वाज़ेह थी कि यांग काई और बाकी दो फ़ौरन मुना फेर गए। लानचूडिये ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, और तुम्हारा नाम? मैं नियुंग हूँ, हाई हेवन पवेलियन का लोअर बेस शागिर्द, ची ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लेवल 4। फिक्र न करें सीनियर सिस्टर, अगर कोई ख़तरा आया तो मैं हिफाजत करूँगा। लानचूडिये ने एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, याद रखूँगी तुम्हारे अल्फाज। फिर उसने अगले पर नज़र डाली। एक भारी भरकम शख्स, ऊंचा कद, चौड़े कंधे, चेहरे पर सख्ती मगर आंखों में सादगी। मैं जू अन हूँ, ब्लडी बैटल गैंग का शागिर्द, ची ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लेवल 5। वो मुख्तसर सा कहकर खामोश हो गया। फिर एक नाजुक सी लड़की की बारी आई। दबला पतला जिस्म, छोटी कामत और चेहरे पर मुसलसल झिझक भरी मुस्कुराहट। वो हल्की सी आवाज़ में बोली, मेरा नाम दो यशवांग है, स्टॉर्म हाउस से हूँ, ची ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लेवल 6। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मुझे छोटी बहन दू कह सकते हैं। सब चौंक गए। इतनी कम उम्र लड़की और ताकत में ग्रुप की दूसरी मजबूत तरीन। लानचूडिये ने दिलचस्पी से कहा, कमाल है, शायद ये दरवाज़ा हमें ताकत के हिसाब से तरतीब दे रहा है। सब ने एक दूसरे को देखा और सर हिलाया। वाकई ऐसा लग रहा था। फिर उसने यांग काई की तरफ देखा। और तुम्हारा दर्जा क्या है? यांग काई ने ज़रा हचकिचाते हुए कहा, मैं अभी सिर्फ इनिशियल एलिमेंट्री स्टेज लेवल 7 पर हूँ। मेरा नाम यांग काई है, हाई हेवन पवेलियन से। जू अन्य मुना बनाते हुए धीरे से कहा, बदकिस्मती। लानचूडिये चौंक गई। तुम वही मशहूर यांग काई हो? यांग काई ने हल्का सा सर झुकाया। शायद। वाकई उसका नाम पूरे पवेलियन में बदनाम था। एक कमज़ोर मगर ज़द्दी शागिर्द के तौर पर लानचूडिये ने तजस्सुस से उसे देखा, जबकि नियुंग के चेहरे पर खुली हुई नफरत थी। वो इन शागिर्दों में से था जो यांग काई के मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे। लानचूडिये ने बात समेटी, चलो अब हम सब एक दूसरे को जान गए हैं। अगर हमें कोई ख़जाना मिला तो हम उसे बराबर बांट लेंगे। अगर ख़जाना कम हुआ तो कीमत के हिसाब से तकसीम करेंगे। सब ने इत्तेफाक किया। और यूं लानचूडिये फितरी तौर पर ग्रुप की रहनुमा बन गई। उसने कहा, 2 घंटे तक मैं आगे रहूँगी, फिर कोई दूसरा रास्ता दिखाएगा। चलो चलते हैं। लानचूडिये आगे बढ़ गई। नियुंग फ़ौरन उसके बराबर आ गया। मुस्कुराहटें, चापलूसियाँ, मगर लानचूडिये के चेहरे पर सिर्फ मेहज़बाना मुस्कुराहट रही। जुआन उन दोनों के पीछे था, खामोश और संजीदा। और पीछे यांग काई के साथ दो यशवांग आकर बोली, आहिस्ता से, परेशान मत हो, तुम भी एक दिन ची ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुँचोगे। यांग काई ने नरमी से कहा, मैं परेशान नहीं हूँ, बस मेहनत करता रहूँगा। लड़की के चेहरे पर लाली फैल गई। उसने नज़रें नीची कर लीं। यांग काई हंस दिया। छोटी बहन दो, तुम तो मुझसे कम उम्र लगती हो, मगर तुम्हारी ताकत मुझसे कहीं ज़्यादा है। वो हल्की सी शर्मा कर बोली, मैं 19 साल की हूँ, तुमसे छोटी कैसे हुई? यांग काई झिनक गया। वाह, अच्छा तो मैं ही गलत समझा। दोनों मुस्कुरा दिए और यूं एक खामोश दोस्ती का आगाज़। हवा अभी वो कुछ दौर ही चले थे कि यांग काई के सीने में यांग अर्जिन सेल ने हल्की सी हरारत देनी शुरू की। ये वही अलामत थी जो हमेशा किसी ताकतवर चीज़ या ख़तरे की मौजूदगी जाहिर करती थी। यांग काई रुक गया, आंखों में तजस्सुस चमकने लगा। आगे कुछ है। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मार्शल पीक। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। यांग काई को अचानक अपने सीने में यांग अर्जिन सेल की हल्की सी जनबश महसूस हुई। तकरीबन 300 मीटर आगे वो यकीन से कह सकता था, वहाँ कोई यांग खुसूसियात वाला ख़जाना मौजूद है।
पांचों आहिस्ता आहिस्ता इस समत बढ़े और जल्द ही वो मकाम उनके सामने आ गया। लान चूड़िए की आवाज़ हैरत से बुलंद हुई। ये यांग स्टोन्स और ये वाले इन स्टोन्स, सबके कदम रख गए। इनके सामने पत्थरों का एक बड़ा ढेर था, मगर ये आम पत्थर नहीं थे। ये वही कीमती किस्म के पत्थर थे जो ब्लेक वंड ट्रेड सिटी में बल्डी बैटल गैंग फरोख्त किया करती थी, दरमियाने या शायद आली दर्जे के। हर एक की कीमत सैकड़ों चांदी के सिक्के, और यहाँ उनकी तादाद हज़ारों में थी। यूं समझिए इन पत्थरों की कल कीमत 5 लाख चांदी से भी ज़्यादा बनती थी। ऐसी दौलत देखकर सबके सांस रख गए। इन शागिर्दों ने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी दौलत एक साथ नहीं देखी थी। लेकिन लान चूड़िए अभी भी महतात थी। उसने फ़ौरन कहा, रख जाओ, पहले अर्द गिर्द देखो, कहीं कोई जाल तो नहीं लगा हुआ। सब ने फ़ौरन फैलकर इलाके की तलाशी ली। काफ़ी देर बाद जब कुछ भी मशकूक न मिला, लान चूड़िए ने खुद एक पत्थर उठाया, कुछ लम्हे गौर से देखा, फिर सांस लिया। ठीक है, महफूज लगता है। यह सुनकर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फ़ौरन पत्थर जमा करने में लग गए। नी युंग तो तकरीबन झुककर हर पत्थर अपने थैले में ठोंस रहा था, मगर यांग काई कुछ अलग कर रहा था। वो सिर्फ यांग स्टोन्स चुन रहा था, यानी सिर्फ वो पत्थर जिनसे यांग तवानाई जज्ब की जा सकती थी। लान चूड़िए ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कुछ लम्हों में ख़त्म हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर देखा, फिर आहिस्ता से ज़मीन पर रख दिया। नी युंग फ़ौरन बोला, क्या हुआ सीनियर सिस्टर? लान चूड़िए ने गहरा सांस लिया। सब पत्थर रख दो, अगर हम इतना बोझ लेकर घूमेंगे तो ख़तरे के वक्त भाग नहीं सकेंगे। यूँ समझो, जान से भी जाएंगे और ख़जाना भी जाएगा। ये बात सबको समझ आ गई। लालच ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल रखा था, मगर लान चूड़िए की बात ने होश वापस ला दिया। वो मज़ीद बोली, और सोचो, ये तो सिर्फ आगाज़ है। अगर ये वाकई कीमती होते तो यकीनन यहाँ जाल बिछा होता। ये शायद महज मामूली ख़जाना है, असल दौलत तो अभी आगे कहीं है। युंग ने फ़ौरन तायद की, बिल्कुल दुरुस्त कहा सीनियर सिस्टर। तो ये श्वांग ने भी अफसोस से पत्थर वापस ज़मीन पर रख दिए, मगर यांग काई अब भी खामोशी से जमा करता रहा। लान चूड़िए के माथे पर बल पड़े। यांग काई ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ख़तरा आया तो मैं ये पत्थर वहीं छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मुझे उनकी ज़रूरत है। लान चूड़िए ने हल्की आवाज़ में कहा, ठीक है, जो चाहो करो, मगर याद रखना हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेंगे। यांग काई ने सर हिलाकर कहा, मैं खुद ही बाद में आ जाऊंगा। चारों आगे बढ़ गए। जू ने जाते जाते तंज़िया अंदाज में देखा। नी युंग ने पीछे मुड़कर कहा, नदैन, तुम्हें अंदाज़ा नहीं ये दुनिया कितनी ख़तरनाक है। ये पत्थर तुम्हारी किसी काम नहीं आएंगे। सरफ दू युश्वांग ने नरम लहजे में कहा, मैं तुम्हारे साथ ठहर जाती हूँ। यांग काई ने नरमी से इनकार किया, नहीं, तुम बाकियों के साथ जाओ, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। वो हचकिचाते हुए गई, मगर फिर तेज़ कदमों से उनके पीछे हो ली। चारों के जाते ही यांग काई ज़मीन पर बैठ गया। उसने टरो यांग सीक्रेट आर्टिस्ट का वर्द शुरू किया। करीब पड़े यांग स्टोन्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी चमक खोने लगे। यांग तवानाई उसके जिस्म में जज्ब होती गई। आधे घंटे के अंदर उसके दांतियान में 20 यांग ड्रापस जमा हो चुके थे। ये उसके लिए काफ़ी थे। वो उठा, मिट्टी झाड़ी और बाकी पत्थर वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में वो ग्रुप के पास पहुंच गया, मगर उन तीनों के चेहरों पर नाराज़ी साफ दिखाई देती थी। सिर्फ दो यशवांग ने मुस्कुराकर हल्का सा इशारा किया। लान चूड़िए ने कहा, यह जगह बहुत बड़ी लगती है, चलो किसी महफूज मकाम पर आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। सबने इत्तेफाक किया। 2 घंटे बाद लान चूड़िए ने कहा, अब फैसला करो, अगली बार कौन आगे चलेगा? युंग फ़ौरन बोला, अब चूंकि पहली बारी हाई हैवन पुलिन की थी, तो अगली बारी किसी और तंजीम की होनी चाहिए, बड़ी बैटल गैंग या स्टॉर्म हाउस में से कोई। जुआन खामोश रहा। तो यशवांग ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ आगे। यांग काई ने दिल में सोचा, ये छोटा सा ग्रुप भी कितना टूटा हुआ है, हर एक का अपना मफाद, अपनी सोच। अगर कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो शायद ये सब एक दूसरे को छोड़कर भाग जाएं। कुछ देर बाद वो एक खुले इलाके में पहुंचे, जहां पत्थरों के बजाय इंसानी मुजस्मे बने हुए थे। 100 से ज़ायद सिंह तराशे हुए मुजस्मे, हर एक मुख्तलिफ हालत में, किसी के हाथ में तलवार, किसी के कंधे पर नेज़ा। ये मंजर देखकर सबके कदम रख गए। लान चूड़िए ने कहा, एहतियात से पहले देख लेते हैं। लान चूड़िए और नियुंग आगे बढ़े। तफ्तीश की, मगर कुछ न पाया। यूं लगता था कि यह जगह महफूज है। तो यशवांग ने सांस लिया और बाकी सबको आगे बढ़ने का इशारा दिया, मगर यांग काई के दिल में अजीब बेचैनी थी। उसकी छठी हिस्स चीख रही थी, ये जगह खामोश ज़रूर है, मगर महफूज नहीं। वो चलते चलते एक मुजस्मे के करीब आया, जहाँ हल्की सी गहरी लाल रंगत दिखाई दी। उसने करीब जाकर सूंघा, एक हल्की सी खून की बो। यांग काई फ़ौरन पीछे हटा और चिल्लाया, सब संभल जाओ। उसके अल्फाज ख़त्म भी ना हुए थे कि अर्द गिर्द के तमाम मुजस्मे एक साथ हकीकी हरकत में आ गए। धड़ाम धड़ाम। पत्थर के सिपाही अपनी जगह से हिले, आंखों में सरख रोशनी और भारी मुक्के उठाए, ज्यों लगे जैसे जिंदा मुहाफिज हूं। पहला वार सामने खड़ी 2 यशवांग पर हुआ। उसके अर्द गिर्द के 2 मुजस्मे एक साथ आगे बढ़े। दोनों ने अपने पथरीले मुक्के ऊपर उठाए, जो अगर लग जाते तो एक पल में उसका जिस्म चुकना चोर हो जाता। लेकिन आइन लम्हे पर 2 यशवांग ने अपने जिस्म से युआन की तवानाई खारिज की।
फ़ज़ा में एक धमाका सा गूंजा। उसके अंदर की नर्म खामोश लड़की अब एक बहादुर जंगजू बन चुकी थी। उसके अर्द गिर्द की हवा भारी और ताकतूर हो गई। वो सुकून से बोली नहीं, मगर उसके चेहरे पर कोई खौफ न था, कोई घबराहट नहीं, बस मुकम्मल जब्त और एतमाद। ये मंजर देखकर यांग काई की आंखों में हैरत थी। ये लड़की जो चंद लम्हे पहले शर्मीली सी खड़ी थी, अब पत्थरों से लड़ने के लिए ताकत और हौसले का मुजस्मा बन चुकी थी। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मार्शल पीक। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। दो यशवांग तेज़ी से मुड़ी, अपना हाथ आगे बढ़ाकर पत्थर के मुजस्मे के वार को मोड़ दिया। एक वार को रोका तो दूसरे से बचने के लिए पीछे हटी, मगर दूसरे पत्थर का मक्का उसके कंधे से चंद इंच दूर रह गया। खौफ के मारे उसने जल्दी से अपने बेग से कुछ यांग स्टोन्स निकालकर पूरे जोर से उन्हें फेंका। वो पत्थर जलते सितारों की तरह हुआ में घूमे और एक पत्थर के सिपाही के मुक्के से टकराए। टक्कर तो हुई, मगर उसके ज़बरदस्त जोर के आगे वो मुज़ाहमत बस लम्हे भर की थी। इतना ज़रूर हुआ कि उसका वार ज़रा सा हट गया और दो यशवांग के कपड़े का एक गोशा कटकर लहराया। चंक, पीछे से एक आवाज़ गूंजी, हटो। एक मजबूत हाथ ने उसकी गर्दन के कॉलर को पकड़ा और पीछे खींच लिया। सामने से यांग काई का हाथ बढ़ा और पत्थर के सिपाही के मुक्के को सीधा जाकर रोका। धमाके की आवाज़ गूंजी, ज़मीन लर्ज उठी। यांग काई ने तेज़ी से दो यशवांग को पीछे खींचा और दोनों दौड़ते हुए पीछे हट गए। पत्थर के सिपाही का मुक्का ज़मीन में गिरा, जैसे किसी पहाड़ ने खुद को ज़मीन पर दे मारा हो। सबके दिल दहल गए, मगर यह ख़त्म नहीं हुआ था। अगले ही लम्हे ज़मीन लर्जने लगी। सेनकड़ों पथरीले सिपाही धड़ाम धड़ाम करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। लान चूड़िए ने ज़ोर से चीखा, पीछे मत देखो, इन सितूनों के बीच में भागो, उन्हें चक्र में डालो। सबकी कदमों में जान पड़ी। वो सितूनों के दरमियान से दाएं बाएं होकर भागने लगे। कुछ देर बाद आखिरकार उन्होंने उन सिपाहियों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन दो पत्थर के सिपाही जो सबसे पहले हमला आवर हुए थे अब भी यांग काई और दो यशवांग के पीछे थे। युंग पीछे मुड़कर चिल्लाया, यांग काई, इन बदरूहों को मेरे पास मत लाना, बेवकूफ़। यांग काई ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक संजीदा इज़्म था। लान चूड़िए एक सितून के पीछे छिपी हुई थी। उसने झांक कर देखा, यांग काई और दो यशवांग अब भी दौड़ रहे थे। चंद लम्हे के तजब्जब के बाद उसने फैसला कर लिया, दौड़ना बंद करो। वो चीखी, अगर सिर्फ दो ही हैं तो हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। ये अल्फाज सुनते ही सबके कदम रुक गए। लान चूड़िए ने एतमाद भरे लहजे में कहा, यांग काई और दो यशवांग उनके वार रोक चुके हैं। ये इतने ताकतवर नहीं जितने दिखते हैं। जुअन, तुम एक को बहकाओ, बाकी चार उस पर हमला करते हैं। जुअन ने सर हिलाया, आगे बढ़ा और एक पत्थर के मुक्के पर अपना मक्का मारा। जोरदार धमाका हुआ, पत्थर का मक्का चिप गया। सबके चेहरों पर हौसले की लहर दौड़ गई। यांग काई और दो यशवांग पीछे हटे। 300 कदम का फासला बनाया। फिर दो यशवांग ने अपनी हथेलियों में सुनहरी रोशनी जमा की और पूरी क़ुव्वत से वार किया। पत्थर के सिपाही की छाती पर चमकती रोशनी टूटी और वहां दरारें पड़ गईं। पत्थर के सिपाही ने कोई रद्द-अमल नहीं दिया। दर्द तो उसे होता नहीं था। वो फौरन पलटा, वार के जवाब में वार, मगर दो यशवांग तेजी से पीछे हटी और लान चूड़िए, नियुंग और यांग काई ने घेराव कर लिया। नियुंग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता था। शायद अभी भी उसके दिल में यांग काई के लिए गुस्सा था कि वो इस मुसीबत में क्यों फंसा, मगर लान चूड़िए की अकाबी नज़र ने जल्द ही पत्थर के सिपाही की कमजोरी ढूंढ ली। इनके वार तेज से तेज तर होते गए। कुछ देर में पत्थर का सिपाही धीरे धीरे टूटने लगा। दरारें बढ़ती गईं और बिलाखिर एक धमाके के साथ वो रेजा रेजा हो गया। सब थक कर सांस लेने लगे, मगर वो जिंदा थे, यही काफ़ी था। लान चूड़िए आगे बढ़ी, झुककर पत्थरों के मलबे को देखने लगी। अजीब है, उसने धीरे से कहा, उन्हें चलाने वाली ताकत कहाँ गई? कोई मंबा तो होना चाहिए था। फिर उसने फौरन कहा, चलो जुअन की मदद करते हैं। पांचों दोबारा मिलकर दूसरे सिपाही की गर्द आ गए। 10 मिनट की सख्त जदोजहद के बाद वो भी खाक में मिल गया। सबके चेहरे पसीने से तर थे। ये लड़ाई शायद जानलेवा नहीं थी, मगर उसने उनकी तमाम तवानाई निचोड़ ली थी। आसी लम्हे नियुंग ने गुस्से से कहा, यांग काई, तुम समझते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा सिर्फ इसलिए कि हम एक ही फरके से हैं? यांग काई ने बेनियाजी से कहा, क्या हुआ अब? तुमने उन पत्थरों को मेरी तरफ क्यों लाया था? यांग काई ने कंधे उचका कर कहा, वाकई मुझे याद नहीं, मैं तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। लान चूड़िए ने गुस्से से कहा, बस करो तुम दोनों, लड़ने का वक्त नहीं। वो मलबा खंगालने लगी और अचानक उसके हाथ कुछ लगा। ये क्या है? सब उसके गर्द आ गए। उसके हाथ में एक छोटा सा पथरेला बच्चा था, जैसे किसी ने जेड से तराशा हो, शफाफ चमकता हुआ, और उसके अंदर सरख रगों जैसे नक्शजू अन्य हैरत से कहा, ये चीज़ अंदर से धड़क रही है जैसे जिंदा हो। लंचोड़िया ने सर हिलाया, मुझे नहीं मालूम ये क्या है, मगर अजीब ज़रूर है। यांग काई ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम्हें ये सरख लकीरें किसी चीज़ की याद नहीं दिलाती? नियुंग फौरन झल्ला गया, चुप रहो, तुम्हें क्या पता तुम्हारी मामूली ताकत के साथ? यांग काई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। लान चूड़िए ने तहमुल से कहा,
नहीं नहीं युंग, खामोश रहो। यांग काई, तुम बताओ क्या मतलब है तुम्हारा? यांग काई बोला, ये लकीरें देखो, ये बिल्कुल वैसी हैं जैसी हमारी एनर्जी मरीडियंस होती हैं। मुझे लगता है ये किसी मार्शल आर्ट तकनीक की अलामत है। सब चौंक गए तो लान चूड़िए ने फ़ौरन आंखें बंद कीं और अपने जिस्म में युआन की गर्दिश उसी तर्ज पर की जैसी इन लकीरों में थी। कुछ लम्हों बाद उसने आंखें खोलें, चेहरे पर हैरत थी। यांग काई, तुम ठीक कह रहे थे, ये पथरीले बच्चे दरअसल मार्शल आर्ट तकनीक का खजाना है। सबके चेहरों पर एक साथ चमक आ गई। लान चूड़िए ने गहरा सांस लिया। मैंने अभी सिर्फ उसका एक हिस्सा महसूस किया है, मगर यह यकीनन अर्थमड ग्रेड मार्शल स्किल है। यांग काई खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई रोशनी झलक रही थी। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मार्शल पीक। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। लंचूडिया ने पथरीले बच्चे को गौर से देखा। उसके अंदर 30 सरख लकीरें थीं, बिल्कुल वैसी जैसे इंसानी जिस्म में थेरेटी मरीडियंस होती हैं। उसने गहरी सांस ली और बोली, ये तो अर्थमड ग्रेड मार्शल स्किल है। उसे चलाने के लिए जिस्म की तमाम 30 मेरिडियंस को बेक वक्त इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनते ही बाकी सबके चेहरों पर हैरत जम गई। यांग काई के दिल में मगर एक जो शौला भड़का, खुशी, तजस्सुस और उम्मीद का, उसे याद आया वो रात नाइनियन माउंटेन वैली की, जहां उसने पहली बार किसी के खिलाफ जान की बाजी लगाई थी। तब उसे समझ आया था कि उसकी कमजोरी सिर्फ ताकत की नहीं, महारत की है। मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में ताकत तभी मुकम्मल होती है जब इंसान के पास कोई मार्शल स्किल हो। यांग काई के पास वो नहीं थी, इसीलिए हर लड़ाई में उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी। अगर उसके पास उस दिन कोई अच्छी स्किल होती तो शायद वो इतना जख्मी ना होता। मगर मार्शल स्किल हासिल करना आसान नहीं था। स्कूल में एक अर्थ ग्रेड स्किल हासिल करने के लिए 400 से 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देना पड़ते थे, जो आम शागिर्द के लिए ख्वाब ही था। और आज किस्मत खुद चलकर उसके सामने आ गई थी। यहाँ सैकड़ों पथरीले मुजस्मे थे और हर एक में शायद एक नई मार्शल स्किल छिपी हुई थी। यांग काई ही नहीं, सबके दिलों में लालच और जोश की एक लहर दौड़ गई। लंचूडिया के होंठों पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। अगर हमने वो दोनों पत्थर न तोड़े होते तो शायद हमें कभी ये खजाना न मिलता। उसने सबकी तरफ देखा। क्या ख्याल है? जुवन ने सर हिलाया। ये तो किसी खजाने से कम नहीं। नी यूं खुशी से बोला, हम अभी अंदर आए हैं और इतनी बड़ी दरियाफत हो गई। ये जगह तो वाकई जन्नत है। लंचूडिया ने सर हिलाया। ठीक है, फिलहाल ये पथरीला बच्चा मेरे पास रहेगा। जब सब स्किल्स जमा कर लेंगे तो बराबर बांट लेंगे। फिक्र मत करो, मैं अकेले कुछ नहीं करूंगी। नीयुंग फौरन बोला, हम सब तुम पर भरोसा करते हैं लान सीनियर। तुम हाई हेवन पेविलियन की सबसे काबिल शागिर्द हो। जू अन और दू यशवांग ने भी कोई एतराज़ न किया। यह तय पा गया कि अब उनका अगला हदफ उन पथरीले मुजस्समों को एक एक करके तबाह करना होगा। मगर एक सवाल बाकी था, बेचारा कौन बनेगा? यानी वो कौन शख्स जो अकेला जाकर सीनकड़ों पत्थरों को भड़काएगा ताकि बाकी हमला कर सकें? यह सबसे खतरनाक काम था। सब खामोश थे, नज़रें एक दूसरे से बचा रही थीं। आखिरकार नीयुंग ने तेज़ लहजे में कहा, यांग काई को करना चाहिए। उसकी लड़ने की ताकत कम है मगर रफ्तार अच्छी है, और अगर वो ध्यान से रास्ता चुने तो ख़तरा ज़्यादा नहीं होगा। यांग काई ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं करूँगा। दो यशवांग के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने यांग काई का बाजू पकड़ लिया। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं जानती हूँ ये कितना खतरनाक है। यांग काई ने नरमी से कहा, फिक्र न करो, मैं बचकर आऊँगा। लान चूड़िए ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम इतने पुरएतमाद क्यों हो? अगर कुछ गलत हुआ तो हम सब खतरे में होंगे, मुझे यकीन है। इसी फैस तमकान है कि मैं जिंदा वापस आऊँगा। असल में यांग काई के अंदर एक राज था। उसकी टरो यांग की उसे रफ्तार में वो ताकत देती थी जो दूसरों के लिए नामुमकिन थी। लान चूड़िए ने थोड़ा सोचा, ठीक है, एक बार आजमा लेते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो हम फौरन तरीका बदल देंगे। सबने सिर हिलाया। मंसूबा बन चुका था। कुछ देर बाद वो सब वापस उन पथरीले सिपाहियों के इलाके में पहुंचे। लान चूड़िए ने उर्द-गिर्द का जायजा लिया। यहाँ हम छिपकर हमला कर सकते हैं। तो यशवांग आहिस्ता से बोली, यांग काई, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। यांग काई ने मुस्कुराकर कहा, यह कहने की ज़रूरत नहीं। फिर वो आगे बढ़ा। सामने वही मुजस्मे खड़े थे, पत्थरों के सिपाही जैसे वक्त में जमे हुए हों। मगर यांग काई जानता था कि यह सुकून महज खामोशी से पहले का तूफान है। उसने हल्का सा कदम बढ़ाया और जैसे ही वो करीब पहुंचा, सैकड़ों पत्थर एक साथ जिंदा हो गए। जमीन लर्ज उठी। यांग काई पलटा और पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। पीछे से पत्थरों की टापें गूंज रही थीं। लंचूडिये और उसकी टीम पहले से तय जगह पर तैयार खड़ी थी। जब वो करीब आया, लंचूडिये और नीयुंग ने दो पथरीले सिपाहियों को अलग कर लिया। जू अन और दू यशवांग ने दूसरा रख संभाला। यूं लड़ाई शुरू हुई। यांग काई की जिम्मेदारी सिर्फ दौड़ना थी। और वो दौड़ रहा था। पत्थर उसके पीछे पीछे बजली की तरह हरकत करते। कुछ वक्त गुजरा और यांग काई ने चालाकी से ज़्यादातर मुजस्मों को गुमराह कर दिया। अब सिर्फ 3 पत्थर उसके पीछे रह गए थे। उसने फैसला किया कि अब वो इन्हें वापस कमीन गाह की तरफ ले जाए। वो जानता था कि अब बाकियों ने पहले 2 सिपाहियों से निपट लिया होगा।
जब वो वापस पहुंचा, सब आराम कर रहे थे, आंखें बंद करके सांस बहाल कर रहे थे। जमीन दोबारा हिलने लगी। 3 पत्थर के दीव यांग काई के पीछे गरजते हुए आ रहे थे। नियोंग ने गुस्से से आंखें खोलें। ये नालायक फिर उन्हें हमारे पीछे ले आया। चलो पीछे हटो। लानचूडिये ने फौरन हाथ उठाया। रुको, गौर से सुनो। उनके कदमों की आवाज़ 3 से ज़्यादा नहीं। यांग काई ने जानबूझकर ऐसा किया है। जू अन्य ध्यान से सुना। हाँ, 3 ही हैं। लानचूडिये के होंठों पर एक एतमाद भरी मुस्कुराहट आ गई। सब तैयार हो जाओ, ये मौका है, उन्हें ख़त्म कर दो। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मार्शल पीक। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। जब दू यशवांग यांग काई के ज़ख्म बांधने में मसरूफ़ थी, तब वहाँ सिर्फ वो दोनों रह गए थे। यशवांग ने नरमी से कहा, मैं ज़रा देर तुम्हारे साथ रखती हूँ। पथरीले बच्चे में छपी मार्शल स्कल देख लेना। अगर तुम्हें वो ज़्यादा कारामद ना लगे तो मैं अपनी तुम्हें दे दूंगी। मुझे तो अर्थ ग्रेड स्कल की वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यांग काई के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। अर्थ ग्रेड मार्शल स्कल है, जो भी हो अच्छी ही होगी। हो ना, बड़े खुददार हो तुम। यशवांग ने बात ख़त्म की, ज़ख्मों पर पट्टी बांधी और खड़ी होकर बोली, मैं अपनी स्कल सीखने जा रही हूँ। कल दोबारा मिलते हैं। जब वो पलट कर जा रही थी, यांग काई ने आहिस्ता से कहा, अगर आगे कभी कोई मसला हुआ तो याद रखना, मैं शायद इस ग्रुप का हिस्सा न रहूँ। यशवांग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल में कहा, मैं जानती हूँ। ये ग्रुप एक टीम नहीं था, बस ज़रूरत के तहत उकठे लोग थे। लानचूडिये रहनुमाई का लबादा ओढ़े दरहकीकत सबको सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। उसे ग्रुप की नहीं, सिर्फ कामयाबी की फ़िक्र थी। ऐसे में यांग काई जानता था, जब ख़तरा आएगा ये सब लोग उसे तन्हा छोड़ देंगे। सबके जाने के बाद यांग काई एक सुनसान जगह पहुंचा। उसने अपने लिबास से 2 पथरीले बच्चे निकाले। एक वो जो उसने खुद हासिल किया और दूसरा जो ग्रुप से चुना था। दोनों को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट भरी। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो उसने खुद पाया था उसमें सुनहरी लकीरें थीं और उनकी तादाद भी कहीं ज़्यादा। ये कौन से दर्जे की मार्शल स्किल है? यांग काई ने सोचा। लानचूडिये के मुताबिक 23 लकीरें हों तो ये अर्थ मिडल ग्रेड स्किल होती है, और ये तो उससे कहीं बढ़कर लग रही थी। शायद अर्थ हाई ग्रेड या फिर हीवन ग्रेड। ये सोचकर उसकी सांसें भारी हो गईं। खतरा मोल लेना वाकई फ़ायदे का सौदा निकला था। कौन सी पहले सीखूं? उसने सोचा। हेवन ग्रेड स्किल वक्त और तवानाई दोनों मांगती थी, जबकि उनके पास एक दिन का वादा था। ऐसे में समझदारी यही थी कि वो कम दर्जे की स्किल से शुरुआत करे, ताकि ताकत जल्दी बढ़े और अगले खतरे के लिए तैयार हो सके। यांग काई ने अपना ध्यान मरकूज किया, यवांची को बहाव दिया और उस बहाव को याद करने लगा जो पथरीले बच्चे में छिपी हुई थी। 2 घंटे बाद जब उसने आंखें खोलें तो पथरीला बच्चा धूल बन चुका था। मगर यांग काई मुतमईन था, उसने वो इल्म हासिल कर लिया था जो उसे चाहिए था। अब वो जान चुका था, एक पथरीला बच्चा सिर्फ एक शख्स को अपनी स्किल सिखाता है, फिर खुद मिट जाता है। यांग काई ने अपनी तवानाई को जिस्म में घमाया। पहली बार कोशिश नाकाम हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक और बार, फिर तीसरी बार रिफ्ता रिफ्ता उसकी यवांची 30 मुख्तलिफ रगों से होकर बहने लगी और मुट्ठियों में हरारत जमा होने लगी। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और पूरी ताकत से ज़मीन पर वार किया। धम, एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ज़मीन हल गई, गर्द का बादल उठा। यांग काई पीछे हटा, आंखों में हिरत थी। ये स्किल कितनी ताकतवर है। ये उसकी पहली मार्शल स्किल थी। अब तक वो सिर्फ यांग डरापस पर लड़ता रहा था, जो बहुत ताकतवर तो थी मगर जल्द ख़त्म हो जाती थी, जबकि ये स्किल यवांची से चलती थी, ज़्यादा पायदार, ज़्यादा मौसर। यांग काई जानता था अभी ये शुरुआत है। अगर वो मश्क जारी रखेगा तो ये वार नाकाबिल शिकस्त बन सकता है। फ़िलहाल सिर्फ एक मसला था, रफ्तार। इस तवानाई को जमा होने में वक्त लगता था और जंग में वक्त नहीं मिलता। उसने गहरी सांस ली और दिल में एक नाम भरा, बर्निंग सन ब्लास्ट। जब 30 रगों की यवांची एक साथ फटती है तो जो भी सामने हो जलकर राख हो जाता है। यांग काई ने अंदाज़ा लगाया, ये वार वो 3 बार लगा सकता है, फिर मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा। मगर उसके पास यांग ड्रापस मौजूद थे, जो लम्हों में उसे दोबारा भर देते थे। अब वो किसी गरवा के खिलाफ भी खड़ा हो सकता था। बार बार बर्निंग सन ब्लास्ट बगैर रखे। वो वाकई खुशकिस्मत था कि उसे ये स्किल मिली। अगर तलवार वाली स्किल मिलती तो वो बेकार हो जाती, फिर सारी मेहनत रायगा जाती। यांग काई रात भर मश्क करता रहा, हर वार पहले से ज़्यादा मजबूत, हर धमाका पहले से ज़्यादा दुरुस्त। एक दिन बाद जब वो वापस ग्रुप के पास आया तो सबके चेहरे मुतमईन थे, सिवाय नियोंग के। यांग काई ने अंदाज़ा लगाया, सबको अच्छी स्किल्स मिली हैं। सिर्फ नियोंग बुरा मुना बनाए बैठा था। उसे चाबुक वाली स्किल मिली थी जो उसके किसी काम की नहीं थी। दो यशवांग हंस कर बोली, बुरे अमल का फल तो मिलना ही था। यांग काई भी मुस्कुरा दिया। लानचूडिये ने चंद नर्म अल्फाज कहे तो नियोंग का गुस्सा कुछ कम हुआ। सब चलने लगे। लानचूडिये ने यांग काई को देख कर पूछा, वो तुम्हारा यांग स्टोन्स का थैला कहाँ है? फेंक दिया। यांग काई ने लापरवाही से जवाब दिया। नियोंग तंजिया बोला, फिर बाद में पछताना मत। यांग काई खामोश रहा।
वो जानता था उन पत्थरों की सारी तवानाई अब उसके अंदर है। अब उनके सफ़र को 2 दिन गुजर चुके थे। न सूरज था न चांद। वक्त का अंदाज़ा सिर्फ थकन से लगाया जा सकता था। रास्ते में उन्हें कई मुर्दा शागिर्द मिले जो मुख्तलिफ स्कूलों से थे। ये मनाजिर उन्हें एक ही सबक दे रहे थे, गफलत की सज़ा मौत है। आखिरकार वो एक घने जंगल में दाखिल हुए। सबने सुकून का सांस लिया। पथरीले स्तूनों के इलाके की होलनाकी अब माजी बन रही थी और इस जंगल में ज़िंदगी के आसार नज़र आ रहे थे। जहाँ रूहानी जड़ी बूटियाँ हों वहाँ उम्मीद भी होती है। जब दू यशवांग यांग काई के ज़ख्म बांधने में मसरूफ़ थी तब वहाँ सिर्फ वो दोनों रह गए थे। यशवांग ने नरमी से कहा, मैं ज़रा देर तुम्हारे साथ रखती हूँ। पथरीले बच्चे में छपी मार्शल स्कल देख लेना। अगर तुम्हें वो ज़्यादा कारामद ना लगे तो मैं अपनी तुम्हें दे दूंगी। मुझे तो अर्थ ग्रेड स्कल की वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यांग काई के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। अर्थ ग्रेड मार्शल स्कल है। जो भी हो अच्छी ही होगी। हो ना, बड़े खुददार हो तुम। यशवांग ने बात ख़त्म की, ज़ख्मों पर पट्टी बांधी और खड़ी होकर बोली, मैं अपनी स्कल सीखने जा रही हूँ। कल दोबारा मिलते हैं। जब वो पलट कर जा रही थी यांग काई ने आहिस्ता से कहा, अगर आगे कभी कोई मसला हुआ तो याद रखना मैं शायद इस ग्रुप का हिस्सा न रहूं। यशवांग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल में कहा, मैं जानती हूँ ये ग्रुप एक टीम नहीं था, बस ज़रूरत के तहत उकठे लोग थे। लान चूड़िए रहनुमाई का लबादा ओढ़े दरहकीकत सबको सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। उसे ग्रुप की नहीं, सिर्फ कामयाबी की फ़िक्र थी। ऐसे में यांग काई जानता था जब ख़तरा आएगा ये सब लोग उसे तन्हा छोड़ देंगे। सबके जाने के बाद यांग काई एक सुनसान जगह पहुंचा। उसने अपने लिबास से 2 पथरीले बच्चे निकाले, एक वो जो उसने खुद हासिल किया और दूसरा जो ग्रुप से चुना था। दोनों को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट भरी। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो उसने खुद पाया था उसमें सुनहरी लकीरें थीं और उनकी तादाद भी कहीं ज़्यादा। ये कौन से दर्जे की मार्शल स्किल है? यांग काई ने सोचा। लान चूड़िए के मुताबिक 23 लकीरें हों तो ये अर्थ मिडल ग्रेड स्किल होती है और ये तो उससे कहीं बढ़कर लग रही थी। शायद अर्थ हाई ग्रेड या फिर हेवन ग्रेड। ये सोचकर उसकी सांसें भारी हो गईं। ख़तरा मोल लेना वाकई फ़ायदे का सौदा निकला था। कौन सी पहले सीखूं? उसने सोचा। हेवन ग्रेड स्किल वक्त और तवानाई दोनों मांगती थी, जबकि उनके पास एक दिन का वादा था। ऐसे में समझदारी यही थी कि वो कम दर्जे की स्किल से शुरुआत करे ताकि ताकत जल्दी बढ़े और अगले खतरे के लिए तैयार हो सके। यांग काई ने अपना ध्यान मरकूज़ किया, यवांची को बहाव दिया और उस बहाव को याद करने लगा जो पथरीले बच्चे में छिपी हुई थी। 2 घंटे बाद जब उसने आंखें खोलें तो पथरीला बच्चा धूल बन चुका था। मगर यांग काई मुतमईन था। उसने वो इल्म हासिल कर लिया था जो उसे चाहिए था। अब वो जान चुका था एक पथरीला बच्चा सिर्फ एक शख्स को अपनी स्किल सिखाता है, फिर खुद मिट जाता है। यांग काई ने अपनी तवानाई को जिस्म में घमाया। पहली बार कोशिश नाकाम हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक और बार, फिर तीसरी बार रिफ्ता रिफ्ता उसकी यवांची 30 मुख्तलिफ रगों से होकर बहने लगी और मुट्ठियों में हरारत जमा होने लगी। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और पूरी ताकत से ज़मीन पर वार किया। अबधम एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ज़मीन हल गई। गर्द का बादल उठा। यांग काई पीछे हटा। आंखों में हिरत थी। ये स्किल कितनी ताकतवर है। ये उसकी पहली मार्शल स्किल थी। अब तक वो सिर्फ यांग डरापस पर लड़ता रहा था जो बहुत ताकतवर तो थी मगर जल्द ख़त्म हो जाती थी, जबकि ये स्किल यवांची से चलती थी, ज़्यादा पायदार, ज़्यादा मौसर। यांग काई जानता था अभी ये शुरुआत है। अगर वो मश्क जारी रखेगा तो ये वार नाकाबिल शिकस्त बन सकता है। फ़िलहाल सिर्फ एक मसला था, रफ्तार। इस तवानाई को जमा होने में वक्त लगता था और जंग में वक्त नहीं मिलता। उसने गहरी सांस ली और दिल में एक नाम भरा, बर्निंग सन ब्लास्ट। जब 30 रगों की यवांची एक साथ फटती है तो जो भी सामने हो जलकर राख हो जाता है। यांग काई ने अंदाज़ा लगाया ये वार वो 3 बार लगा सकता है, फिर मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा। मगर उसके पास यांग ड्रापस मौजूद थे जो लम्हों में उसे दोबारा भर देते थे। अब वो किसी गुरवा के खिलाफ भी खड़ा हो सकता था। बार बार बर्निंग सन ब्लास्ट बगैर रखे। वो वाकई खुशकिस्मत था कि उसे ये स्किल मिली। अगर तलवार वाली स्किल मिलती तो वो बेकार हो जाती, फिर सारी मेहनत रायगा जाती। यांग काई रात भर मश्क करता रहा। हर वार पहले से ज़्यादा मजबूत, हर धमाका पहले से ज़्यादा दुरुस्त। एक दिन बाद जब वो वापस ग्रुप के पास आया तो सबके चेहरे मुतमईन थे सिवाय नियोंग के। यांग काई ने अंदाज़ा लगाया सबको अच्छी स्किल्स मिली हैं। सिर्फ नियोंग बुरा मुना बनाए बैठा था। उसे चाबुक वाली स्किल मिली थी जो उसके किसी काम की नहीं थी। दो यशवांग हंस कर बोली, बुरे अमल का फल तो मिलना ही था। यांग काई भी मुस्कुरा दिया। लानचूड़िए ने चंद नर्म अल्फाज कहे तो नियोंग का गुस्सा कुछ कम हुआ। सब चलने लगे। लानचूड़िए ने यांग काई को देख कर पूछा, वो तुम्हारा यांग स्टोन्स का थैला कहाँ है? फेंक दिया। यांग काई ने लापरवाही से जवाब दिया। नियोंग तंजिया बोला, फिर बाद में पछताना मत। यांग काई खामोश रहा। वो जानता था उन पत्थरों की सारी तवानाई अब उसके अंदर है। अब उनके सफ़र को 2 दिन गुजर चुके थे। न सूरज था न चांद। वक्त का अंदाज़ा सिर्फ थकन से लगाया जा सकता था। रास्ते में उन्हें कई मुर्दा शागिर्द मिले
जो मुख्तलिफ स्कूलों से थे। ये मनाजिर उन्हें एक ही सबक दे रहे थे, गफलत की सज़ा मौत है। आखिरकार वो एक घने जंगल में दाखिल हुए। सबने सुकून का सांस लिया। पथरीले स्तूनों के इलाके की होलनाकी अब माजी बन रही थी और इस जंगल में जिंदगी के आसार नजर आ रहे थे। जहां रूहानी जड़ी बूटियां हों वहां उम्मीद भी होती है। जंगल में दाखिल होते ही सबने अपनी होशियारी दोबारा संभाल ली। ये जगह बज़ाहिर पुरस्कून थी, मगर फ़ज़ा में एक दबाव सा महसूस हो रहा था। कुछ दौर चलने के बाद आगे बढ़ते हुए जो अन्य अचानक रुककर ज़मीन को गौर से देखा। उसके माथे पर बल पड़ गए। ये निशान देखो, उसने नीचे झुकते हुए कहा। यहाँ से हाल ही में एक गुरवा गुजरा है और उनके कदमों की तादाद बहुत ज़्यादा है। नियोंग खुशी से बोला, तो मतलब हमारे स्कूल के लोग होंगे। आखिरकार हमें अपने लोग मिल जाएंगे। जो अन्य संजीदगी से सिर हिलाया। जल्दबाजी में फ़ैसला मत करो। हम यकीन से नहीं कह सकते कि यहाँ सिर्फ तीनों स्कूलों के शागिर्द ही आए हैं। यह सुनकर सबके चेहरों से रंग उड़ गया। अगर यहाँ कोई और भी है तो फिर कौन? ये जगह तो 1000 बरस से बंद थी। क्या वाकई यहाँ कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो अब तक जिंदा हो? जो अन्य फ़ौरन बात संभाली। मैं तो बस अंदाज़ा लगा रहा था, गालिबन ये निशान हमारे ही लोगों के हैं। नी योंग ने फ़ौरन कहा, फिर तो हमें फ़ौरन उनके पीछे चलना चाहिए। अगर सू जूनियर या शीए सीनियर वहाँ हूँ तो वो हमारी हिफाजत कर सकते हैं। लान चूड़िए ने लम्हा भर सोचकर इस बात में सर हिलाया। ये सच था, उनके ग्रुप में किसी की ताकत नुमाया नहीं थी। अगर वो हाई हेवन पेविलियन के ताकतवर शागिर्दों के साथ मिल जाएं तो उनके ज़िंदा रहने के अमकानात बढ़ जाएंगे। चलो उनके निशानात का पीछा करते हैं, लान चूड़िए ने फैसला कुन लहजे में कहा। काफ़ी देर चलने के बाद रास्ते में कदमों के निशानात मज़ीद वाज़े हो गए। दोपहर के वक्त वो एक छोटे से झील किनारे पहुँचे जहाँ ज़मीन पर सैकड़ों कदमों के निशान मौजूद थे। ये जगह बज़ाहिर एक आराम गाह लग रही थी। न कोई लाश, न किसी जंग के आसार, यानी फ़ियल हाल ये इलाका महफूज था। थोड़ी मशावरत के बाद सबने तय किया कि पहले आराम कर लिया जाए। पांचों अलग अलग बैठकर ध्यान में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर बाद लान चूड़िए ने आंखें खोलें और दू यशवांग के पास जा बैठी। आहिस्ता आवाज़ में कुछ कहा। पहले यशवांग ने ना में सर हिलाया, मगर फिर कुछ सोच कर दांत भींचे और हल्का सा शर्माते हुए सर हिला दिया। उसके बाद लान चूड़िए यांग काई के पास आई। नरमी से उसके कुंधे पर हाथ रखा। यांग काई ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? लान चूड़िए ने हल्की नज़रों से नी योंग और जो अन की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मेरे साथ चलो। यांग काई ने भनवें चढ़ाएं, लेकिन खामोशी से उसके पीछे चल दिया। कुछ फासले पर पहुंचे तो देखा दो यशवांग एक पत्थर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। यांग काई ने सवालिया लहजे में कहा, यह सब क्या है? लान चूड़िए के गाल हल्के सरख हो गए। हम दोनों, यानी मैं और छोटी बहन दू, थोड़ा नहाना चाहती हैं। यांग काई का चेहरा एक पल के लिए अजीब सा बन गया। वो दोनों लड़कियों को देखने लगा। दू यशवांग की शर्म मजीद गहरी हो गई, जबकि लान चूड़िए ने शौकी से पांव पटका। तुम क्या सोच रहे हो? हमें बस पहरा देना है ताकि कोई करीब ना आए। यांग काई हंस दिया। लान जूनियर, ये काम नियोंग को देना चाहिए था। वो तो तुम्हारी एक बात पर मर मिटता है। लान चूड़िए ने हल्के तंज से कहा, मैं तुम पर उससे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। यांग काई मुस्कुराया। अगर तुम वाकई नहाने लगो तो मैं ज़रूर झांकूंगा। लान चूड़िए ने हंसकर जवाब दिया, अगर तुम ऐसा करो तो मुझे ऐतराज़ नहीं, मगर सोचो छोटी बहन दू क्या कहेगी? यांग काई ने हल्का सा खांसा। ठीक है, जल्दी फारिग हो जाना। लान चूड़िए ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शुक्रिया, बस यहाँ रहना, कहीं मत जाना। तो यशवांग ने उसका बाजू पकड़ा। देखना, झांकना मत। यांग काई हंस पड़ा। फिक्र मत करो। करीब ही झील के किनारे एक बड़ा पत्थर कुदरती दीवार की तरह था, जिसके पीछे वो दोनों लड़कियां छिप गईं। पानी की छपक छपक सुनाई देने लगी और फ़ज़ा में हल्की खुशबू फैल गई। यांग काई आंखें बंद किए ध्यान में बैठ गया। उसे उनकी फिक्र नहीं थी। जब तक वो मौजूद था कोई भी उनके करीब नहीं आ सकता था। इसी दौरान कदमों की मध्यम चाप सुनाई दी। यांग काई ने आंख खोल कर देखा। नियोंग झाड़ियों में से चुपके चुपके निकल रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, आंखों में होश भरी चमक। जैसे ही उसकी नज़र यांग काई पर पड़ी, उसने दानत पैसते हुए धमकी दी, कुछ देखा तो बोलना मत, वरना चलना भूल जाओगे। यांग काई ने तंजिया मुस्कुराहट दी, फिर एकदम खड़ा हो गया। दूसरी तरफ पानी की आवाज़ और लड़कियों की हंसी नियोंग के लिए शैतानी वसौसा बन चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस बड़े पत्थर के पीछे पहुंचा जहां वो दोनों नहा रही थीं। आसी लम्हे यांग काई ने गहरी सांस ली और ज़ोर से चीखा, नी सिनायर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? पानी की आवाज़ अचानक रख गई। सन्नाटा छा गया। फिर हलचल और कपड़ों के खड़खड़ाने की आवाज़ ने योंग के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोखला कर भाग निकला।
जाते जाते यांग काई पर नफरत भरी नज़र डालता गया। यांग काई ने हंसते हुए कहा, बज़दल। थोड़ी देर बाद लान चूड़िए और दो यशवांग वापस आए, कपड़े भीगे हुए। चेहरे शर्म से सुर्ख लान चूड़िए ने धीरे से कहा, शुक्रिया। यांग काई ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं। तीनों वापस ग्रुप की तरफ चलने लगे, मगर अभी वो कुछ दौर ही पहुंचे थे कि ज़मीन कांप उठी। दौर से एक खौफनाक धाड़ गूंजी, जैसे कोई दीव ही कल दरिंदा चीख रहा हो। साथ ही आसमान में रोशनी की लहरें और मार दो की आवाज़ें सुनाई दें। यांग काई, लान चूड़िए और दो यशवांग के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। ये कोई आम जानवर नहीं था, ये एक मॉन्स्टर बेस्ट था। झाड़ियों में से नी योंग और जो अन भागते हुए निकले, उनके चेहरों पर भी दहशत तारी थी। और लान चूड़िए ने गहरी सांस ली। जो अन, तुम बता सकते हो क्या हो रहा है? जो अन ने ज़मीन की लर्जिश सुनकर कहा। आवाज़ से लगता है कम उस कम सो अफराद वहाँ लड़ रहे हैं, और जिस मखलूक से वो लड़ रहे हैं वो छोटे दायरे की वहशी दरिंदा है। सबके चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ गए। छोटा दायरा यानी उमर तो रूज सरहद का दरिंदा, और यहाँ तो सब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू एलिमेंट दर्जे के शागिर्द थे। ऐसे जानवर के सामने ये तो खुदकशी थी। लान चूड़िए का माथा शक्कन आलूद हो गया। मुमकिन है कि यह दरिंदा सोया हुआ था, और अब जब मोहर टूटी है तो कमज़ोर हालत में जागा है। ये बात सबको कुछ तसल्ली देने वाली लगी, वरना कौन पागल होगा जो ऐसी मखलूक से लड़ने जाए। अचानक जो अन के कान फड़के, वो ज़ख्मी हो गया है। दौर से एक भारी कराहती हुई चीख आई, फिर अचानक खामोशी। क्या हुआ? लान चूड़िए ने जल्दी से पूछा। जो अन ने सिर हिलाया, पता नहीं, लेकिन शायद दरिंदा कमज़ोर हो गया है। क्या? हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। लान चूड़िए कुछ देर सोचती रही, फिर सबकी तरफ मुड़कर बोली, हाँ, हमें देखना चाहिए। शायद हमारे स्कूल के लोग मदद चाहते हों, लेकिन ये ख़तरनाक है। फैसला तुम सबका है। यांग काई ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। वो जानता था अगर हालात बिगड़े तो सबसे पहले भागने वाली यही होगी, और बाकी वो सिर्फ ढालें बनेंगे। यकीनन हमें जाना चाहिए, नियोंग ने पुरजोश लहजे में कहा। उसे पिछली झुझक भरी सूरताल भूलकर फ़ौरन बड़े ग्रुप में शामिल होने की जल्दी थी। मैं भी चलता हूँ, जो अन्य मुख्तसर मगर मजबूत आवाज़ में कहा। लान चूड़िए ने दो यशवांग और यांग काई की तरफ देखा। दोनों ने इस बात में सिर हिलाया। तो फिर चलते हैं। पांचों तेज़ी से घने दरख्तों के बीच से गुजरने लगे। उनके कदमों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, जैसे हर एक के दिल में तजस्सुस और ख़तरे का एक साथ शोर मच रहा हो। काफ़ी देर चलने के बाद वो एक बड़ी खुली जगह पर पहुंचे, जहां सैकड़ों शागिर्द दो ग्रुपों में बटे खड़े थे। दरमियान में फासला, मगर तलवारों के किनारों जैसा तनाव। अंधेरे के बास चेहरे साफ नज़र नहीं आ रहे थे। अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, फांगजी, क्या तुम और तुम्हारा स्टॉर्म हाउस हमें कमज़ोर समझते हो? क्या तुम समझते हो कि हमें अपनी मर्जी से दबा लोगे? नियोंग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शये सेनर, वो खुशी से चलाया। लान चूड़िए ने मुस्कुराकर सुकून की सांस ली, मगर यांग काई का चेहरा सख्त पड़ गया। शिये होंगचन फिर से यही कमबख्त दो। यशवांग के तासरात भी बदल गए। पांचों ने आपस में नज़रें मिलाईं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने स्कूल के ग्रुपस में शामिल हो गए। चंद दिनों की संगत के बावजूद दो यशवांग के दिल में यांग काई के लिए नरम गोशा था, मगर अगर स्कूलों के दरमियान तसादुम हुआ तो उसे भी अपने साथियों का साथ देना पड़ेगा। मैदान के दूसरी तरफ फांग जिजी तंजिया हंसा। शे होंगचन, मैं ऐसी लड़ाई नहीं लड़ता जिसका नतीजा पहले से तय हो। तुम अभी टरो एलिमेंट बाउंड्री में दाखिल हुए हो, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अपने आप को शर्मिंदा मत करो। शे होंगचन ने तलवार की मुठ थामी। क्या कहा तुमने? हाई हेवन पेविलियन के शागिर्द जोश में आ गए। सीनियर शे, उसे मज़ा चुकाओ, दिखाओ कि हमारा पेविलियन कमज़ोर नहीं। फांगजी हंसा। तुम्हारे हाई हेवन पेविलियन में मेरे बराबर सिर्फ एक ही है, सुयान। शे होंगचन ने सर्द लहजे में कहा। फिर आओ, आजमा लो, फांगजी ने हंसते हुए कहा। अगर तुम बज़त हो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सबके सामने तुम्हारी रसवाई हो। यह तंज शे होंगचन के दिल पर चाकू की तरह लगा। वो जानता था कि मुकाबले में जीतने के अमकानात कम हैं, मगर सबके सामने पीछे हटना भी नामुमकिन था। उसी लम्हे झाड़ियों से एक आवाज़ आई, शिये सेनर। शिये होंगचन ने पलट कर देखा। नियोंग, आखिर तुम मिल गए। नियोंग दौड़कर उसके साथ जा मिला और दूसरे चार आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे आए। दो यशवांग और जो अन चौंकी दूसरे स्कूलों के शागिर्द थे, लिहाजा वो स्टॉर्म हाउस की तरफ चले गए। लान चूड़िए ने यांग काई की तरफ देखा, फिर बेबसी से मुस्कुरा कर उसका साथ छोड़ दिया। तो यशवांग ने आहिस्ता कहा, यांग काई, उन चंद दिनों में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अफसोस कि अब हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं।
यांग, काई ने हल्का सा सर हिलाया। मैं समझता हूं, जाओ। फिर उसने देखा कि लान चूड़िए अपने ग्रुप की जानिब जा रही थी और यशवांग जो उनको साथ ले गई। अब यांग काई अकेला रह गया। उसकी नज़रें तेज़ी से भीड़ में तलाश करने लगें। क्या सोमो, सुयान या शानिंग चांग यहाँ हैं? मगर इनमें से कोई भी मौजूद नहीं था। शक नहीं, अब तंज और नफरत मेरा इस्तकबाल करेगी। लान चूड़िए ने नरमी से कहा, यांग फेलो अप्रेंटिस, सब्र करो, ये जगह ख़तरनाक है, ग्रुप के बगैर बचना मुश्किल होगा। यांग काई ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ। दूसरी जानिब नी योंग नए साथियों से मिल रहा था। हंसी मजाक, कुंधे पर हाथ, जैसे पुराने दोस्त मिल गए हों। फिर वो शये होंगचिन के करीब जाकर कुछ सरगोशी करने लगा और दोनों की नज़रें यांग काई पर जमी थीं। शये होंगचिन के चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कुराहट फैल गई। यांग फेलो अप्रेंटिस, हम सब एक ही स्कूल के हैं, मैं तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेता हूँ, आ जाओ। नियोंग ने फ़ौरन चिल्लाकर कहा, ये सीन यार, क्या भूल गए वो क्या कर चुका है? उसने आपकी बेइज्जती की थी, हमें उसे साथ क्यों रखना चाहिए? शे होंगचिन की आंखों में नफरत चमकी। वो कैसे भूल सकता था? उसी दिन जब वो कानून नाफिज करने आया, सुयान ने सबके सामने यांग काई का हाथ थामा था। उसे आज भी वो मंजर जहर लगता था। शे होंगचिन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। इस वक्त यांग फेलो अप्रेंटिस नादान था। अब वो यकीनन बदल चुका होगा, है ना? ये कहते हुए उसकी आंखों में छिपी हकारत साफ दिख रही थी। गर्द व नवाह में खड़े शागिर्द एकदम जज्बाती हो गए। वाह, शे सीनियर कितना बड़ा दिल रखते हैं, इतनी तौहीन के बाद भी माफ़ कर दिया। इन शागिर्दों की चापलूसी सुनकर शायद खुद आसमान भी हंस पड़े। फिर शोर मच गया। यांग काई, फ़ौरन माफ़ी मांगो, शे सीनियर तुम्हें छोड़ रहे हैं, वरना हम न छोड़ते। अपने जैसा कमज़ोर सो जूनियर पर नज़रें डालने की हिम्मत, कभी आईना देखा है? धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा, ख़ास तौर पर लड़कियों की आवाज़ें जो हसद और तंज से भरी थीं। यांग काई के चेहरे पर सुकून था, न शर्मंदगी न गुस्सा, बस खामोश वक़ार। लान चूड़िए उसके करीब आई और धीरे से बोली, यांग फेलो अप्रेंटिस, हालात के मुताबिक चलना अक्लमंदी है, बस झुक जाओ, यही बेहतर है। यांग काई ने उसकी तरफ देखा। तुम नहीं जानते शये होंगचिन असल में क्या है, और न ये कि उसने मेरे साथ क्या क्या और क्या करेगा। लान चूड़िए ने तलखी से पूछा। फिर मैं किया जानूं? यांग काई की आवाज़ में सर्दी उतर आई। हम चंद दिन साथ थे, बस तुम मेरा ख्याल रखने का कर्ज महसूस मत करो। मेरी लड़ाइयाँ मेरी हैं। लान चूड़िए के चेहरे पर रंग उतर गया। तुम एहसान फरामोश हो, वो दांत पैसते हुए बोली। फिर पलटकर तेज़ कदमों से शे होंगचिन के ग्रुप में चली गई। शे होंगचिन ने यह मंजर देखकर गुरूर से मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छा, पहले सब तुम्हें ठकरा दें, फिर तुम खुद रेंगते हुए आओ। यांग काई चुप खड़ा था, बेनियाजी से सारे ग्रुप पर नज़र डालते हुए बोला, एक बड़ा गर्व सिर्फ एक आदमी पर धुनस जमा सकता है। तुम लोग ताकतों की खुशामद के लिए मुझे झुकाना चाहते हो, मैं नहीं झुकूंगा। ये अल्फाज लान चूड़िए के दिल में तीर बनकर लगे। उसने रुक कर पीछे देखा और पहली बार शर्मिंदगी और बेबसी के एहसास ने उसके चेहरे पर लर्जिश पैदा कर दी। लान चूड़िए के दिल में निदामत की जगह जल्द ही खुद साख्ता गुस्से ने ले ली। अगर मैं ताकतों की खुशनुदी हासिल न करूं तो इस खतरनाक जगह पर जिंदा कैसे रहूंगी? मुझे तो वैसे भी किसी शये होंगचिन जैसे बासर शागिर्द का साथ चाहिए, फिर मैं किसी कमज़ोर का साथ क्यों दूं? उसने दानत पैसे, मैंने तो उसे समझाया भी था, मगर उसने सुनी नहीं। ये रास्ता उसने खुद चुना है, अब इल्ज़ाम मुझ पर क्यों? ये सोचते हुए लान चूड़िए के दिल से यांग काई के लिए आखिरी एहसास जर्म भी मिट गया। यांग काई एक लम्हा भी रुका नहीं, चुपचाप मजबूत कदमों से जंगल के अंधेरे में वापस चला गया। योंग ने उसे जाता देखा तो मौका गनीमत समझा। ये यांग काई तो हद कर रहा है, वो चीखा। हमें सबके सामने बेइज्जत करके ऐसे ही जाने दें? अंधेरे से एक आग का गोला उड़ा तेज रोशनी के साथ सीधा यांग काई की तरफ। यांग काई फौरन एक तरफ हटा। आग उसके करीब से गुजरी और दरख्त के तने से जा टकराई। उसने बगैर घबराए पुरवकार लहजे में पुकारा, शे होंगचिन, ये क्या मतलब है? मैं ज़रूर सू जूनियर को बताऊंगा कि तुम किस हद तक गिर चुके हो। यह सुनकर शे होंगचिन का चेहरा सियाह पड़ गया। ये तो लांग हुई वाले मामले की बात कर रहा है। चंद दिन पहले वो समझता था कि लांग हुई यांग काई को मार डालेगा, मगर किस्मत ने पलटा खा लिया। यांग काई बच गया और अब सब कुछ जान चुका था। तब से शे होंगचिन के दिल में खौफ छपा बैठा था, डरा हुआ था, मगर यांग काई से नहीं, मंगवुया से। अगर वो जान जाता कि उसके शागिर्द पर जुल्म हुआ है तो शे होंगचिन का अंजाम यकीनी था। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसने खुद को दिलासा दिया, सब ठीक है, वो कुछ नहीं जानते,
अब यांग काई की बात सुनकर उसके अंदर की बौखलाहट गुस्से में बदल गई। उसने फौरन नी योंग की तरफ इशारा किया। नी योंग के चेहरे पर खबीज खुशी फैल गई। उसे तो वैसे भी यांग काई से पुरानी नफरत थी। वो मंजर नहीं भूल पाया जब यांग काई ने उसकी छपी हरकत पकड़ ली थी। अब तो शी होंगचिन की इजाज़त भी मिल गई, मज़ा आ जाएगा। यांग काई, वो चीखा, तुम्हारी गुस्ताखी नाकाबिल माफ़ी है। मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कौन सा साथी है जो मेरे साथ उसे सज़ा देना चाहता है? फ़ौरन कई शागिर्द उसके साथ जा मिले और यांग काई के पीछे दौड़ पड़े। चूड़िए के होंठ हले मगर आवाज़ ना निकल सकी। बस वो बेबसी से देखती रही कि ग्रुप के ग्रुप यांग काई के खून के पीछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ दो यशवांग तेज़ी से आगे बढ़ी। रुक जाओ, मैं उसकी मदद करनी है। उसने मेरी जान बचाई थी। मगर फांग ज़िजी ने राह रोक ली। ये मामला तुम्हारे लिए नहीं है दो जूनियर। लेकिन फांग ज़िजी ने सख्त लहजे में कहा, तुम बस यहीं रहो। फिर उसने दो लड़कियों को इशारा किया, उसे मत जाने देना जी। सैनयर, दोनों ने दो यशवांग के बाजू थाम लिए। फांग ज़िजी ने यांग काई की समत देखा और तंजिया मुस्कुराहट दी। क्या तमाशा है? हाई हेवन पेविलियन के शागिर्द खुद आपस में लड़ रहे हैं। तो यशवांग तड़पती रही मगर कुछ न कर सकी। ज़ोअन ने नरमी से कहा, फिक्र मत करो, अगरचे वो सिर्फ एलिमेंट्री स्टेज C1 पर है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है कि लगता है वो इससे बच निकलेगा। क्या वाकई? दो यशवांग ने धीरे से पूछा। हाँ, मेरा दिल यही कहता है, ज़ोअन ने यकीन से जवाब दिया। जंगल के अंदर यांग काई तेज़ी से दौड़ रहा था। पीछे कदमों की आवाज़ें करीब आती जा रही थीं। यांग काई, नी योंग की आवाज़ गूंजी। उन दिनों हमने साथ गुजारा, तुम्हें दोस्त समझा। बस रख जाओ, मैं तुम्हें कम तकलीफ दूंगा। यांग काई ने तंजिया हंसी हंस दी। दोस्त? तुम जैसे? मत करो मुझे मतली दिलाने वाली बातें। बहुत खूब, नी योंग चलाया। जब तुम्हें अक्ल से समझ नहीं आती तो लालच से समझाऊंगा। ये सब सुन लो, उसके पास अर्थ हाई ग्रेड मार्शल स्कल है। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो वो हम सब की हो जाएगी। क्या अर्थ हाई ग्रेड? पीछे आने वाले शागिर्दों की आंखों में लालच चमक उठा। अब वो दौड़ नहीं रहे थे, वो शिकार के पीछे भागते दरंदे बन चुके थे। एक ने तलवार निकाली और चीखा, यांग काई, हठधर्मी छोड़ दो वरना जान से जाओगे। यांग काई ने पीछे की तरफ खतरा महसूस किया, फिर अचानक एक तरफ झुक कर वार से बच गया। लेकिन अगले ही लम्हे सामने से दूसरी तलवार उसके रखसार के करीब चमकी। उसे रुकना पड़ा और 5 शागिर्दों ने उसे घेर लिया। सबकी ताकत नी योंग से ज़्यादा थी। नी योंग ने नखवत से कहा, यांग फेलो अप्रेंटिस, तुमने जुर्म किया है और मैं तुम्हें इंसाफ के नाम पर सज़ा दूंगा। यांग काई ने सख्त लहजे में कहा, झांकने वाले हाथों को इंसाफ का हक नहीं होता। यह सुनकर नी योंग का चेहरा लाल हो गया। दूसरे शागिर्द एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक बोला, यांग काई, अगर तुम स्कूल के साथियों को समझते हो तो अपनी जान बचाने का मौका खुद बना लो। हमें बस वो मार्शल स्कूल सिखा दो, न तुम्हें नुकसान होगा न किसी को शर्मिंदगी। यांग काई ने सीना तान कर कहा, शुक्रिया तुम्हारे खैर ख्वाह मशवरे का, मगर इनकार करता हूँ। अगर तुम लेना चाहते हो तो आओ अपनी ताकत आजमा लो। तुमने मौत खुद चुनी है। एक ने गर्रा कर कहा, शे होंगचिन को नाराज़ करके तुम पहले ही मर चुके हो। अगर हम तुम्हें यहीं मार दें किसी को पता भी नहीं चलेगा। नी योंग ने हाथ बुलंद किया, बातें ख़त्म, अब वक्त है कि उसे तकलीफ देकर सब कुछ निकलवाया जाए। यह कहकर वो चीख के साथ आगे बढ़ा। हवा में उसकी मिट्टी से एक सर्द लहर उठी। खतरे की घंटी जैसे बज उठी। दूसरे शागिर्द पीछे हट गए। इनके चेहरों पर यकीन था कि ये लड़ाई चंद सांसों में ख़त्म हो जाएगी। एक ने हिंसते हुए कहा, नी योंग की कोल बरीज पाम कमाल दर्जे पर पहुंच गई है। वाकई उसने बहुत मेहनत की है। बाकी तीनों ने सिर हिलाया। यह हाई हेवन पेविलियन की अर्थ लो ग्रेड स्किल थी जिसे हासिल करने के लिए सैकड़ों पॉइंटर्स देने पड़ते थे। लेकिन यांग काई, उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। जब नी योंग की मिट्टी आगे बढ़ी, यांग काई ने भी अपनी हथेली आगे कर दी। आओ देखते हैं कौन झुकता है। जैसे ही दोनों की हथेलियां टकराएं, यांग काई ने महसूस किया कि उसके बाजू में युआनची कमज़ोर पड़ रही है, ठंडी हो रही है। मगर वो पीछे नहीं हटा। नी योंग हंसा, आज तुम्हारा बाजू तोड़ दूंगा ताकि हमेशा याद रहे कि नी योंग से टकराने का अंजाम क्या होता है। यांग काई की आंखों में चमक उठी। उसने अपने जिस्म की सारी तवानाई को बीदार किया। उसका बाजू लरजने लगा मगर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। नी योंग ने हैरत से देखा, ये क्या? ये तो दबने की बजाय बढ़ रहा है। तुम समझते हो कि मुझसे मुकाबला कर सकते हो? नी योंग गराया, तुम्हारा युआनची ताकतवर ज़रूर है मगर तुम अभी कमज़ोर हो। मेरे सामने कुछ नहीं। सर्द हवा का थप्पड़ लम्हा बह लम्हा यांग काई के करीब आ रहा था। कोई रास्ता न देखकर उसने अपने 30 मेरिडियंस को फाल किया और अपनी महारत बर्निंग सिंस ब्लास्ट का मुजाहरा किया। नी योंग तंजिया मुस्कुराया, मैंने कहा था ना तुम बहुत कमज़ोर हो। ऐसी मामूली तवानाई से मेरा मुकाबला करो। गए, तुम्हारा बाजू तो अब गया समझो। लेकिन अगले ही लम्हे जब दोनों के हाथ आपस में टकराए, यांग काई की मिट्टी में जमा शुदा तवानाई धमाके के साथ फटी। एक सरख चमकदार रोशनी आसमान की तरह भड़क उठी, ऐसी तेज़ के आसपास के सभी लम्हा भर के लिए अंधे हो गए। ये क्या? नी योंग की आंखें फैल गईं। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि यांग काई की बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आने वाली तकनीक में इतनी तबाहकुन ताकत छिपी होगी।
दोनों की ताकतें बराबर की निकलें और धमाके की शिद्दत से दोनों चंद कदम पीछे जा गिरे। ये योंग एक दरख्त से टकरा कर गिरा और उसके मुना से खून के फवारे फूट पड़े। ये जख्म उसकी तवक्का से कहीं ज़्यादा गहरा था, मगर यांग काई की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। ताकत के फ़र्क के बावजूद उसने एक एली सथी मार्शल स्कुल से हमला किया था, जिसका असर उसके जिस्म पर भी हुआ। यांग काई ने धमाके से पैदा होने वाली चमक को मौके बनाया। उसने अपनी यांग यवानची को थमाया और फौरन पीछे हट गया। वो जानता था कि अगर रुका तो बाकी चार, जो निये योंग से भी ताकतवर थे, उसके लिए मौत का फैसला साबित होंगे। लिहाजा भागना ही वाहद रास्ता था। उधर बाकी चार लम्हों के लिए सकते में आ गए। ये कैसे मुमकिन है? निये योंग यांग काई को शिकस्त नहीं दे सका। जब तक वो अपने होश में आए, यांग काई कहीं गायब हो चुका था। दूर कहीं से उसकी आवाज़ गूंजी, निये योंग, अभी के लिए अलविदा, अगली मुलाकात पर तुम्हारी जान मेरी होगी। ये अल्फाज जंगल में गूंजते चले गए। निये बरादर, एक शागिर्द दौड़ता हुआ आया। निये योंग ने अपने होंठों से खून पूछा, मगर उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा भरा था। मैं ठीक हूँ, वो गिराया। यांग काई ज़ख्मी है, उसे ज़िंदा मत छोड़ो, पीछा करो। बाद शागिर्द हचकचाए। क्या वाकई हमें पीछा करना चाहिए? वो हमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं रखता, और अगर वो कहीं जाल बिछा कर गया हुआ तो? या वो दरिंदा जो अभी कुछ देर पहले गरज रहा था? निये योंग ने दांत पीस कर कहा। क्या तुमने उसकी मार्शल स्कूल देखी नहीं? सिर्फ चंद दिनों में वो इतनी ताकत हासिल कर गया है। अगर हमने उसे ख़त्म न किया, कल को वो हम सब के लिए ख़तरा बन जाएगा। और अगर हम वो स्कूल हासिल कर लें तो सोचो कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। बाकी शागिर्दों के चेहरों पर लालच की चमक भरी। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर ये झगड़ा ज़ाती बन गया तो हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तुम अपनी दुश्मनी खुद निभाना। निये योंग ने सर्द लहजे में कहा। मैं अकेला काफ़ी हूँ। वो कीड़ा मुझसे टकराने की जरात करेगा? देखना, आखिर में हंसी मेरी ही होगी। जबकि दूसरी तरफ छोटे झील के किनारे पर, जहाँ लान चूड़ी और दो यशवांग ने गस्ल किया था, यांग काई ने खून थोका और बैठ गया। इतनी मामूली चोट नहीं, उसने खुद से कहा। अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो निये योंग से तो किसी तरह मुकाबला कर सकता है, मगर अगर दूसरे भी शामिल हो गए तो वो ज़िंदा नहीं बच पाएगा। उसके जिस्म में अब भी कोल बरीज पाम का असर मौजूद था। सर्द तवानाई उसकी रगों में सरायत कर चुकी थी। अगर उसे जल्द ना निकाला गया तो वो अंदरूनी तौर पर मफलूज हो सकता था। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई उसके करीब आ रहा था। यांग काई ने सांस रोकी और झुककर झील में गोता लगा। दियांटाब उसके पास लड़ने की सकत नहीं थी, लिहाजा उसने छपने का फैसला किया। ये झील उसके लिए बेहतरीन पनाहगाह थी। अगर दुश्मन पानी में उतरा तो वो अचानक हमला करके उनमें अफरातफरी फैला सकता था। वो अंधेरे पानी में नीचे की तरफ डूबता गया। पानी जितना गहरा होता जा रहा था, इतना ही सर्द और अजियतनाक हो रहा था। चंद लम्हों बाद उसने सत्य की तरफ वापस तैराकी शुरू की ताकि सांस ले सके, मगर फिर उसे ऊपर से एक छपाके की आवाज़ सुनाई दी। यानी योंग पानी में कूद गया। यांग काई के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। वो और भी नीचे की तरफ डूब गया, मुकम्मल अंधेरे में। अश्कर है कि वो टरो यांग सीक्रेट आर्टिस्ट की बदौलत अपने जिस्म में हरारत कायम रख सकता था, वरना इतना सर्द पानी उसके जिस्म को मफलूज कर देता। काफ़ी देर बाद किसी ने पानी की सतह पर सर निकाला और वहाँ से निकल गया। यांग काई ने गहरी सांस ली, बच गया। लेकिन इसी लम्हे एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। पहले ये हल्की सी सीटी की तरह थी, फिर बढ़कर हुआ के शोर में बदल गई। ये आवाज़ नीचे से आ रही है। यांग काई ने सोचा और अंधेरे में नीचे देखा। जब उसने आंखों पर जोर डाला तो दूर एक मध्यम सी चमक दिखाई दी। वो तेज़ी से उस समत तैरने लगा। चमक के करीब पहुंचा तो देखा वहाँ एक सियाहगार का दहाना था। कमाल है, उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। जहाँ हुआ चल रही थी वहाँ यकीनन अंदर सांस लेने की जगह भी होगी। यही मौके है। यांग काई ने फ़ौरन अंदर तैराकी शुरू की। गार बहुत लंबी थी, पहले नीचे की तरफ, फिर सीधी, फिर ऊपर की सम्मत मड़ती चली गई। जब वो तकरीबन बेहोश होने के करीब पहुंचा तो आखिरकार उसे हवा का एक बलबला मिला। सांस लेते ही उसने सुख का सांस लिया। उसके अर्द गिर्द का इलाका हैरत अंगीज़ तौर पर खशक था। ये कोई आम गार नहीं लगता था, बल्कि किसी कदीम मकाम की तरह महसूस होता था। यांग काई ने अर्द गिर्द देखा, फिर बैठकर अपने कपड़े खशक करने के लिए टरो यांग सीक्रेट आर्टिस्ट इस्तेमाल की। जल्द ही उसके जिस्म से सर्दी का असर ख़त्म होने लगा और उसने एक गहरा सांस लिया। कोल ब्रेज पाम, वो बोला, वाकई ख़तरनाक तकनीक है। जिस तरह बर्फ़ दुश्मन के जिस्म में सरायत करती है, वैसे ही मेरी बर्निंग सन्स ब्लास्ट आग की तरह उसे जला देती है। लेकिन मेरा वार ज़्यादा ताकतवर है। यांग काई ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद की। अब देखते हैं इस गार में और क्या राज छिपा है।
यांग काई ने फ़र्ज़ किया कि वो अभी भी गार के तोनल के बीचों बीच ही है। सिर्फ अफवाहों और सुनने सुनाने की कहानियों ने उसे रास्ता बताया, लिहाजा उसने दोनों बाजू फैलाकर आगे पीछे खंगालना शुरू किया। बाएं हथेली ने महज हल्की सी हवा का झोंका महसूस किया जो इसी समझ से आ रहा था। जैसा कि अफवाहों में कहा जाता था, वो हाथ जो हुआ महसूस करे वही खुरूज खारिजी रास्ता की तरफ ले जाता है। यांग काई ने लम्हा भर सोचा और अपने दाएं हाथ की हथेली की समझ चलने लगा। तालाब के ऊपर शिकारियां शायद अभी भी घूम रही होंगी, इसलिए बाहर जाने की बजाय गार के अंदर मजीद जाना बेहतर था। तवील और थका देने वाली चाल के बाद यांग काई ने किसी जड़ी बूटी की खुशबू महसूस की। ऐसी मध्यम रोशनी वाले माहौल में किसने सोचा था कि जड़ी बूटियां अग रही होंगी। यांग काई उसके करीब गया मगर फ़ौरन नहीं तोड़ना चाहा, ये जानकर कि ये हेवंस केव इनहेरिटेंस का हिस्सा है और यहाँ की ठहरी हुई यून तवानाई में शायद उसकी कुछ कीमत हो, मगर इस वक्त उसके पास मुनासिब बर्तन भी नहीं था। लिहाजा उसने सोचा बाद में वापस आकर ले जाएगा। वो आगे बढ़ता गया और देखकर हैरान हुआ कि गार के अतराफ लातादाद जड़ी बूटियाँ अग रही हैं। इसका मतलब ये था कि यह जगह बहुत तवील अरसे से इंसानों के पहुँच से बाहर रही। अगर आम लोग यहाँ आते तो ये तमाम चीज़ें फ़ौरन साफ़ हो जाती। तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद यांग काई ने अंदर की तरफ एक मध्यम रोशनी देखी जो फैल तो रही थी मगर ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, और फिर किसी मुद्हम आवाज़ ने उसे अपनी तरफ खींचा, जैसे कोई उसे रोशनी की तरफ पुकार रहा हो। यांग काई होशियार हो गया और आहिस्तगी से चलता हुआ उस छोटी सी झलमल तक पहुंचा। जब करीब गया तो उसे मालूम हुआ कि वो रोशनी न सूरज निकलने की करण है न खुरूज का दरवाज़ा, बल्कि एक गोल मोती सा शय है, मुट्ठी जितनी, जिसने हल्की रोशनी दे रखी थी जैसे एक बैजवी फानूस। जब उसने मोती और उसके आसपास को बगौर देखा तो एक पुराना टूटा हुआ ढांचा स्केलेटन करास लेक बैठा नजर आया। वो उसके ऊपर एक महंगा और शाहाना बनफशी लंबा लिबास पहने था, और दुओं वाला उसके खाली आंखों के गढ़े यांग काई को ऐसे घूरते जैसे उस्ताद अपनी शागिर्द की बेवकूफ़ी देख रहा हो। एक तासर ये मिलता कि ये ढांचा महज हड्डियों से बढ़कर कुछ और है, पता नहीं इस हस्ती का जिसके वो बाशिंदे थे कितना अरसा पहले दुनिया से रुखसत हुआ था। यहाँ की यून तवानाई बहुत गाढ़ी महसूस हो रही थी और शायद यही ढांचा उसका सबब था। यांग काई को अंदर एक बड़ी सी कैफियत महसूस हुई। ये हस्ती किसी बुरे इंसान जैसी मालूम हुई। उसकी मौजूदगी से कुछ शरारती और खौफनाक यून तवानाई फट रही थी। क्या यही वो शख्स था जिसने हेवंस केव इनहेरिटेंस बनाई? अचानक यांग काई को ख्याल आया कि एक अजीम क़ुव्वत वाला कल्टीवेटर ही ये जगह बनाता, तो फिर ये जगह इसी की मीरास क्यों नहीं रखती? इस सोच में गहरा घोरा ही था कि अचानक एक ज़ोरदार धड़का सा हुआ जिसने उसे अपनी सोच से झंझोड़ दिया। यार, उसने पलट कर देखा तो रास्ता बंद हो चुका था। एक पहाड़ी पत्थर का बड़ा टुकड़ा इसी रास्ते पर आकर गिर चुका था जिससे वो आया था। वो मोती जो पहले नर्म रोशनी दे रहा था वो अब झलमा कर हिलने लगा। फ़ज़ा में वहशाना चीख वो हाय और आह वो बक्का की बाज़गिश्त गूंजने लगी। एक ठंडी हवा ने यांग काई के बदन को छू लिया और वो इस अचानक बारिश सर्दी से लर्ज़ उठा। जो जो पाकीज़गी की वो गर्मी घटती गई, उसे सीने से अंगलियों तक एक सनसनी रसीद हुई। इस नापसंदीदा तब्दीली का मुकाबला करने के लिए यांग काई ने जल्दी से अपनी ट्रू यंग युआनची को घमाया। उसे मालूम था कि महतात रहना होगा, लिहाजा उसने अपने इर्द गिर्द के ख़तरात और मुमकिन दुश्मनों पर पूरी तौजा रखी और इसी दौरान अंदर मौजूद सर्दी को निकालने की कोशिश की। चीख, वो पुकार और वो जैसी आवाज़ें तवील अरसा तक जारी रहीं। ये आवाज़ें जहन को मुंतशिर करने और खौफ पैदा करने के लिए थीं, मगर यांग काई के पक्के इरादे पर उनका चंदा असर न हुआ। वक्त के साथ साथ वो चीखें और होल मनाजिर यांग काई को तंग करने लगें, लेकिन उसने खुद को प्रस्कून रखा और चौकस। वो एक गुजरा हुआ आदमी नहीं था जो जल्द बहक जाए। उसने बैठकर हल्के से दुहियान की मिसाल कायम की और क्रॉस लेगेड मुराकिबा की एक मखसूस हालत अपनाई। वो मोती हल रहा था और आवाज़ें कुछ कमज़ोर होती जा रही थीं, मगर गार का माहौल सरमई और गमगीन सा था। यांग काई बेखौफ रहा। इसकी मुस्कान और इत्तराब में फ़र्क नहीं आया। चंद घंटे गुजरते रहे। आखिरकार चीखें धीमी हो गईं और मोती की झलमल भी मामूल पर आ गई, चूँकि अब वो पीछे नहीं पलट सकता था, रास्ता बंद था। इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़ाने के बजाय खड़ा होकर आवाज़ निकाली। तो फिर बाहर आकर देखा तो सही, उसके लहजे में खुद एतमादी थी और वो बार बार जोर देकर बोला, जो भी है जो ये सस्ता ड्रामा कर रहा है, सामने आओ। यूं ही जब उसकी आवाज़ गार में गूंजी तो अचानक एक अजीब कहका सुना। पहली मर्तबा जब उस हंसी ने कानों को चौंका दिया तो यांग काई के सारे बाल खड़े हो गए। ये आवाज़ इतनी खुशन और जनक थी कि यांग काई के अंदर के अहम आज़ा तक वो संजीदा सी लर्जिश पहुंची। ये न सिर्फ इसके जिस्म को महसूस हुआ बल्कि मोती भी हल गया। क्या ये इमॉर्टल सोल अटैक है? यांग काई का रंग बदल गया।
पहले वो समझ रहा था कि कोई आदमी उसे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो खुद मिरास पर काबिज हो, मगर उस लम्हे वो जान गया कि बात कुछ ज़्यादा संजीदा है। इमॉर्टल सोल अटैक तो ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ इमॉर्टल असेंशन स्टेज के कल्टिवेटर ही कर सकते थे, ऐसे लोग जो शागिर्दों से हज़ारों दर्जे ऊपर थे। लिहाजा यहाँ दाखिल होने वाले आम शागिर्द ऐसा नहीं कर सकते थे। उसी मक्तल भरी आवाज़ ने फिर कहा, लड़के, तुम्हारा इरादा मुतासिर कुन है, तुम्हारी हिम्मत भी हैरान कुन है। सोचा नहीं था कि तुम उस बूढ़े के सामने ऐसे गुफ्तगू करोगे। मगर आवाज़ की जगह मालूम न थी, ये दीवारों से बोलती हुई महसूस हो रही थी। तुम कौन हो? यांग काई ने पर सुकून मगर सख्त लहजे में पूछा। मैं कौन हूँ? मुझे याद नहीं, शायद मैं उसी जगह का मालिक हूँ। खशण आवाज़ ने कहकहा लगाते हुए जवाब दिया। तुम हेवंस केव इनहेरिटेंस के मालिक हो? यांग काई ने आवाज़ ऊंची की। तीनों स्कूलों के हज़ारों शागिर्द उसी मीरास की तलाश में जमा थे। कहा जाता है जो इस मीरास को लेकर बच निकला वो कभी ना भूला जाने वाला अजमत हासिल करेगा। यांग काई ने कभी सोचा भी नहीं था कि विरासत से वास्ता पड़ जाएगा। वो तो महज ख़जाने और फ़वाइद के लिए आया था, मगर जब मीरास उसके सामने हो तो ख्वाहिश तो अब दिल में जाग उठती है। खशण आवाज़ ने मौके का इंतज़ार किया और फिर बोला, बिल्कुल, ये जगह मैंने बनाई थी। बेटा, क्या तुम मेरी मीरास हासिल करना चाहोगे? यांग काई ने जवाब न दिया। वो सूच में पड़ गया। मैंने तुम्हें देखा है, तुम ज़ख्मी हो। क्या तुम इंतकाम चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें मारने वाले तुमसे डरें? क्या तुम चाहते हो कि लोग जान जाएं कि तुम कमज़ोरी वाले नहीं हो? खशण आवाज़ ने फरेब अंगीज़ अंदाज में कहा। उसकी बातें यांग काई के कानों में मेहरबान सरगोशी की तरह पड़ रही थी। यांग काई ने भनवे चढ़ाए और काट कर बोला, एक लम्हा मैं सोच रहा हूँ। तुम्हारे दिल में गहरा नफ़रत है, वो नफ़रत जो दूसरे देख नहीं सकते। तुम मजबूत बनना चाहते हो, उन सब का मुना बंद कराना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें हकीर समझा। क्या ये नहीं? यांग काई ने खुद को काबू रखने की कोशिश की, मगर जल्दी गुस्सा इसमें उभरा और वो जोश व खरूश उसके अंदर पैदा हुआ। वो बड़ी ताकत की तवक्को से निकला। इसकी पेशानी पर शक नहीं आए। वो झुझक रहा था, मगर आवाज़ ने उसकी कमज़ोरी जान ली थी और सही बात कही भी थी। यांग काई के अंदर वाकई एक छिपी हुई नफ़रत थी। आहिस्तगी से उसने सर हिलाकर नीम पगले मगर मजबूत लबों से कहा, हाँ, अगर तुम चाहते हो तो बस इशारा कर दो और ये बूढ़ा तुम्हें मेरी मिराज दे देगा। क्या ये मौके हाथ से जाने दोगे? एक सादा सी इशारा काफ़ी है। आवाज़ ने परेशान कुन नरमी से कहा, अगर तुम ये मौके छोड़ दो तो पछताओगे। ये अल्फाज यांग काई के दिल में ताल ताल कर प्योस्त हो रहे थे। वो उलझन में पड़ गया। आंखों में कुनफुका सा झलका। क्या? उसका सिर तलमला गया और उसके होंठ खुलते बंद होते रहे जैसे वो हाँ कहने को तैयार हो। फिर अचानक यांग काई की उलझन एक प्रेज्म चेहरे में बदल गई। उसकी खुली आंखों में खौफ की एक नवीद सी थी और पेशानी पर पसीना जम गया। जहां वो एक लम्हे के लिए साकित था वहां खशण आवाज़ ने हीरत से कहा, तो तुमने खुद अपनी ज़बान काट कर खुद को जगा दिया। क्या अजब कूत इरादे है। तुम कौन हो? तुमने कौन सा फ़न इस्तेमाल किया था जिसने मेरी सूझ को धोखा दिया? यांग काई ने गिराया। तुम वाकई काबिल हो बच्चे के हकीकत में कायम रहे। तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? चाहे तुम ना कहो, मैं जानता हूँ। यांग काई की पुरज़्म निगाह लाश पर जा गिरी। मैंने सुना है कि इमॉर्टल असेंशन के कल्टिवेटर्स जो अपनी डिवाइन सेंस को बनाए रखते हैं वो मरने के बाद भी अपनी रोह को थामे रख सकते हैं और किसी और जिस्म में वापसी तलाश सकते हैं। तुम उन्हीं में से हो। तुम यहाँ सालों पहले मरते हो और तुम्हारी रूह यहीं बाकी रह गई। तुम मेरी बदन पर कब्जा करना चाहते हो। तुमने मुझे धोखा देकर रजामंदी लेने की कोशिश की। यांग काई ने डर और गुस्से के साथ ये अल्फाज कहे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो खशण आवाज़ अचानक ज़ोरदार कहकाओं में बदल गई। ज़बरदस्त! सोच भी नहीं सकता था कि एक मामूली सा नौजवान जो अभी सिर्फ इब्तिदाई एलिमेंट स्टेज 7 की ताकत रखता है वो सारी बात समझ जाएगा। वाकई तुम एक गैर मामूली बासलाहियत लड़के हो। इस बूढ़े को भी तुम पर रश्क आ रहा है। आवाज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता संजीदा और खौफनाक लहजे में ढल गई। क्या तुम्हें मुझसे खौफ नहीं आया? ये सब जानने के बावजूद? यांग काई के होंठों पर मस्खराना मुस्कुराहट भरी। मैं तुमसे क्यों डरूं? अगर तुम वाकई मेरी जहन पर ज़बरदस्ती काबू पा सकते तो तुम्हें ये सब बातें करने की ज़रूरत ही न पड़ती। तुम बलाश बस एक ज़बरदस्त ताकतवर कल्टिवेटर रहे होगे, मगर वो तब था जब तुम जिंदा थे। अब तुम महज एक चालाक साया हो, एक फरेब देने वाली रूह। तो बताओ, मैं तुमसे क्यों खौफ खाऊं? बल्कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। अगर मैंने वो चीज़ ढूंढ ली जिसमें तुम्हारी अम्र रूह कैद है और उसे तबाह कर दिया तो तुम्हारा नाम वो निशान मिट जाएगा, है ना बेअदब लड़के? आवाज़ भड़क उठी। तुम समझते हो कि मैं तुमसे सिर्फ बातें करने आया हूँ? हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे जिस्म पर कब्जा करने और तुम्हारा शूर मिटाने में 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तुम्हारे पास मुज़ाहमत का कोई मौका नहीं बचेगा। यांग काई का चेहरा सख्त हो गया। बगैर वक्त ज़ाया किए उसने अपनी मिट्टी बंद की और ज़ोर से ढांचे पर हमला कर दिया। ये तुम्हारा ख्वाब है।
कितने बरस गुजर गए थे उस शख्स की मौत को, मगर जैसे ही यांग काई की मिट्टी उस हड्डियों के ढांचे से टकराई, वो बासानी रेजा रेजा हो गया और मिट्टी बनकर बिखर गया। यांग काई ने यह देखकर इत्मीनान नहीं किया, बल्कि मजीद महतात हो गया। बस तुमने सही समझा, मगर गलत हड्डियों पर वार किया। आवाज़ तंजिया अंदाज में हंसी, और इसी लम्हे वो चमकता हुआ मोती मध्यम पड़ गया। इससे एक धंधला सा चेहरा अभरा जो सियाह तवानाई से लबरेज था। वो चेहरा इंतहाई खौफनाक दिखाई देता था, जैसे कोई शैतानी रूह जिसे जानों की परवाह न हो। आमर रूह हड्डियों में नहीं थी, बल्कि इसी मोती के अंदर छिपी थी। यांग काई ने फौरन इस मोती पर हमला करने के लिए मिट्टी उठाई ही थी कि अचानक वो चेहरा मुना खोल कर चीखा, एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख जो यांग काई के दिमाग में लाखों सुइयां चबू गई। तब उसे यकीन हो गया, वो वाकई अमर रूह का हमला था, और ये शख्स सच कह रहा था कि वो उसका जिस्म छीन सकता है। यांग काई का जिस्म अकड़ने लगा। उसके अंदर एक पागल हंसी गूंजी, मगर वो उसके अपने सीने से आ रही थी। यांग काई के हाथ पांव लरजने लगे, और वो रिफ्ता रिफ्ता अपने जिस्म पर काबू खोता जा रहा था। हाँ हाँ हाँ, नसमुझ लड़के, तुमने सोचा कि तुम मुझे रोक लोगे? देखो, अब मैं तुम्हारा शूर मिटाकर तुम्हारे जिस्म पर कब्जा कर रहा हूँ। वही बूढ़ी आवाज़ अब यांग काई के अंदर से निकल रही थी। यांग काई घबरा गया, मगर हार मानने वाला नहीं था। हाँ, तुम्हारा जिस्म कमज़ोर ज़रूर है, मगर मैं वक्ती तौर पर उसे इस्तेमाल करके एक बेहतर जिस्म तलाश कर लूँगा। फिक्र न करो, तुम्हारे दिल में जो नफ़रत है मैं खुद उसे पूरा कर दूंगा। बस मुज़ाहमत छोड़ दो, तुम्हें दर्द नहीं होगा और मेरा वक्त भी बचेगा। यांग काई के दिल में ख्याल आया, ख्वाब देखो, अब भी जिद कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए इज्जत की बात होनी चाहिए कि ये बूढ़ा तुम्हें पसंद करे। क्यों जिद करते हो? खैर, चूंकि तुम मान नहीं रहे, अब मुझे तुम्हारा शूर मिटाना ही होगा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि शूर मिटने का दर्द कितना नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अचानक यांग काई के सिर पर ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा हथौड़ा जा लगा हो। एक ज़बरदस्त दर्द जो पहले से लाख गुना ज़्यादा शदीद था। वो चीख उठा, जिसमें तड़पने लगा, कपड़े पसीने से भीग गए और वो झटकों से कांपने लगा। चूँकि तुमने खुद ये रास्ता चुना है, अब शिकवा मत करना, आवाज़ ने सख्त लहजे में कहा। यांग काई को महसूस होने लगा कि उसका शूर बहते पानी की तरह निकल रहा है। दुनिया धंधला गई, आंखें सरख हो गईं, मगर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। क्या? बूढ़ी आवाज़ हैरान हुई। अभी तक मुज़ाहमत कर रहे हो? अजीब बात है। इसी दौरान यांग काई को अपने जिस्म की हड्डियों में एक गर्म सी रोशनी महसूस हुई। उसकी सुनहरी हड्डियों ने गोया अंदर से हरारत खारिज की, जिससे उसका शूर मुस्तहकम होने लगा। दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। फिर अचानक उसके जहन में एक ज़बरदस्त खंचाव पैदा हुआ। ये क्या है? वो बूढ़ी रूह घबरा कर चलाई। ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ मध्यम होती गई और यांग काई ने महसूस किया कि उसका शूर दोबारा वाज़ेह हो रहा है। उसे लग रहा था जैसे कोई ताकत उसकी हड्डियों में जज्ब हो रही हो। जब दर्द खत्म हुआ, यांग काई ने लंबी सांस ली। वो 10 सेकंड का हमला यूं लगा जैसे एक सदी गुजर गई हो, मगर उसने अपनी कुव्वती इरादी से उसे शिकस्त दे दी। अब एक कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई खौफजदा जानवर शिकार के सामने रहम मांग रहा हो। जब यांग काई ने अपने अंदर देखा तो सुनहरी हड्डियों के अंदर एक चेहरा मौजूद था। उतरा हुआ, लरजता हुआ जवान हीरो, अजीम जवान हीरो। इस बूढ़े से गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। वो बूढ़ा लरजती आवाज़ में फरियाद कर रहा था। वो नहीं जानता था कि अभी क्या हुआ, मगर उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई जालिम निगाहें उसे खाने के लिए तैयार हूँ। यांग काई के चेहरे पर हैरत और तजस्सुस के आसार थे। उसे याद आया, नोयिन माउंटेन में उसकी सुनहरी हड्डियों ने 9 यिन कॉन्जरिंग नायक्टर का निसफ हिस्सा जज्ब कर लिया था, और आज इन हड्डियों ने बूढ़े शख्स की रूह जज्ब कर ली थी। यांग काई को पहले ही इल्म था कि ये हड्डियाँ आम तवानाई के अलावा दीगर इक़साम भी जज्ब कर सकती हैं, मगर यह सोचना कि वो किसी की रूह तक निगल सकती हैं नाकाबिल यकीन था। आखिर रूह भी तो तवानाई ही की एक सूरत थी। अब वो बूढ़ी रूह उसके अंदर तड़प रही थी। यांग काई ने ट्रियो यांग सीक्रेट आर्ट चलाया और उसके साथ ही बूढ़े की रूह जलने लगी। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? रोक दो, बस करो, बूढ़ा चीखा। यांग काई ने कोई जवाब न दिया और अपनी तवानाई जारी रखी। वक्त गुजरता गया, बूढ़े की आवाज़ कमज़ोर होती गई, आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती गई। आखिरकार जब यांग काई ने अपनी तवानाई रोकी तो वो बूढ़ा हानिपता हुआ बोला, शुक्रिया जवान हीरो, आपने रहम किया, इस बूढ़े पर कर्म किया। अब वो मजबूत और मगरूर रॉ एक कमज़ोर लरुस्ते वजूद में बदल चुकी थी। यांग काई ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर मैंने तुझे माफ़ कर दिया तो मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा? बूढ़ा घबरा गया। फ़ायदा? हाँ हाँ, बहुत फ़ायदे हैं। कहो, यांग काई बोला। मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो, मगर तुम जो चाहो वो मैं दे सकता हूँ, बस मौका दो। यांग काई खामोश रहा। चंद लम्हों बाद बूढ़ा खुशी से चलाया, याद आया, तुम्हारे जैसे दर्जे पर तुम्हें एक आली दिफाई मार्शल स्कूल की ज़रूरत है। मैं तुम्हें एक दूंगा, ज़रा इंतज़ार करो। आवा। यांग काई सीधा बैठ गया। अगर वाकई कुछ खास दिया तो तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है। बूढ़ा फ़ौरन बोला, यकीन रखो नौजवान, तुम मायूस नहीं होगे। मेरे तमाम मार्शल स्कूल्स कम मिस्ट्री रैंक के हैं। यांग काई का सांस भारी हो गया। मार्शल स्कूल्स के दर्जे होते हैं, अर्थ ग्रेड, हेवन ग्रेड, मिस्ट्री ग्रेड, स्पिरिट ग्रेड और सबसे आली सेंट ग्रेड। और ग्रेट हान डायनेस्टी में भी मिस्ट्री ग्रेड मार्शल स्कूल्स अंगलियों पर गने जा सकते थे, और अब एक उसके सामने था।
चंद दिन पहले यांग काई ने लान चोड़ी के साथ जिंदगी और मौत की बाजी लगाकर बड़ी मुश्किल से अर्थ ग्रेड मार्शल स्कल हासिल की थी। तब उन्हें लगा था कि ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मगर अब जब इस बूढ़े ने मिस्ट्री ग्रेड मार्शल स्कल का जिक्र किया तो यांग काई के दिल में एक नई लालच और उम्मीद की चमक जाग उठी। बूढ़ा उसके चेहरे पर चमकती खुशी और तौका देख कर मुतमिन हुआ। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो यांग काई को खुश करना ही उसकी बका की ज़मानत है। चंद लम्हे सोचने के बाद वो धीरे से बोला, ये मार्शल स्कल डिवोरिंग हार्ट्स कहलाती है। यांग काई ने भनवें चढ़ाएं। दिलचस्पी से बूढ़ा बोला, ये सीखना बहुत आसान है। 100 दिन तक रोज़ 3 बच्चों के दिल खाओ। उनके खून की हरारत तुम्हारे जिस्म में जमा होगी और तुम उस अस्कल के समाल अकम्पलिशमेंट स्टेज तक पहुंच जाओगे। इस मरहले पर तुम अपने दुश्मनों की रगें फाड़ कर उन्हें अंदर से फाड़ दोगे। यांग काई का चेहरा सख्त हो गया। ये क्या बकवास है, ये अस्कल नाकाबिल कबूल है। यांग काई ने गुस्से में उसे बात मुकम्मल करने ही न दी। बूढ़ा जल्दी से बोला, ठीक है, एक और अस्कल है, फॉलन रेड। यांग काई ने सिर हिलाया। नाम खूबसूरत था, शायराना भी। दिल में ख्याल आया, शायद ये कोई खूबसूरत मगर ताकतवर तकनीक हो। बूढ़ा मुस्कुराया, ये तो और भी आसान है। बस किसी कनवारी लड़की के साथ हमबस्तरी करो और उसके पहले खून के चंद कतरे हासिल करो। जितना ज़्यादा औरतों का खून जमा करोगे इतनी जल्दी तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। अगर तुम 100 कनवारियों का खून जमा कर लो तो तुम बिग अकम्पलिशमेंट स्टेज पर पहुंच जाओगे। जवान हीरो, तुम्हारे जैसे ताकतवर के लिए ये तो मामूली बात है। 10 दिन में 10 दोशीज़ाएँ तुम्हारी तरक्की बरक़ रफ्तारी से होगी। यांग काई ने तिरछी नज़र से देखा, ये तो बस इन तवानाई जमा करके यांग को बढ़ाने वाली तकनीक है ना। बूढ़ा खुश होकर बोला, हाँ, जवान हीरो बहुत ज़हीन है। यही तो इनसे यांग जमा करने की असल फ़न है। यांग काई का चेहरा और गहरा हो गया। अगला बताओ। अगला अलोफिस्ट है। अगला नहीं, कोई और दो। अगर बूढ़े के पसीने की सलाहियत बाकी होती तो उसका पूरा बदन शर्मिंदगी में भीग जाता। एक के बाद एक यांग काई हर स्कल को ठुकरा रहा था। ये सब शैतानी, गंदी और जालमाना तकनीकें थीं। ऐसी ताकत जो रूह को स्याह कर देती। यांग काई के दिल में लम्हा भर को उन क़ुव्वतों का लालच तो आया, मगर उसने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। ताकत अगर जुल्म से मिले तो वो ताकत नहीं, जंजीर बन जाती है। बूढ़ा बौखला गया। जवान हीरो, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यांग काई की आवाज़ में सर्द लहजा था। अगर तुम्हें सिर्फ ऐसी खबीस तकनीकें याद हैं तो तुम्हारा जिंदा रहना बेकार है। नहीं, सब्र करो, मेरी याददाश्त अभी मुंतशिर है। मैं अभी जागा हूँ, ज़रा सा वक्त दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ कीमती याद आ जाएगा। बस एक मौका और दे दो। यांग काई ने आंखें बंद की। एक मौके और, बस यही आखिरी है। बूढ़े ने फ़ौरन जवाब दिया, जी मैं वादा करता हूँ इस बार तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। यांग काई ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। इसके पास अब बेशुमार वक्त था। बूढ़ा उसके अंदर कैद था, भाग नहीं सकता था। उसने अपनी जेब से गोल्डन स्टोन बेबी निकाला और अपनी युआन की से उसके सुनहरी नकोश को महसूस करने लगा। पहले उसे सिर्फ एक बर्निंग सन ब्लास्ट आता था, मगर अब वो चाहता था कि मुख्तलिफ किस्म के हमलों के लिए नई स्किल सीखे। जब वो गार से बाहर निकलेगा उसे मजबूत होना ही पड़ेगा। इस स्टोन बेबी में सित्र से उसी सुनहरी नकोश थे। शायद ये हेवन ग्रेड या मुमकिन तौर पर मिस्ट्री ग्रेड मार्शल स्किल थी। यांग काई ने पूरा दिन इन नकोश को याद करने में गुजार दिया। जैसे ही उसने अपनी युआन की वापस खींची, स्टोन बेबी राख में बदल गया। इसी दौरान बूढ़ा दिमाग खपा रहा था कि कुछ याद आ जाए, मगर वो बोलने की हिम्मत न कर सका क्योंकि यांग काई गहरी तोजा में था। यांग काई ने अपने अंदर टरियो यांग युआन की घमाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टोन बेबी ने रास्ता दिखाया था। मगर एक चक्कर मुकम्मल होते ही उसके हाथों में हल्की सी चुभन महसूस हुई। गलत रास्ता तो नहीं, उसने सोचा। नहीं, सब ठीक किया था। फिर दोबारा क्या? फिर वही चुभन। ये अजीब उस्कल है। वो हैरत में डूबा बोला, यूं ही। वो बार बार दोहराता रहा, 100, 200, फिर 1000 बार। जब उसने 800 बार चक्कर मुकम्मल किया तो उसके हाथों का दर्द ख़त्म हो गया। जब उसने आंखें खोलें, उसके हाथों के पिछले हिस्से पर सितारों जैसी रोशन नकोश बन चुके थे। गोया रात के आसमान का एक टुकड़ा उसके हाथों पर चमक रहा हो। जब वो अपनी युआन की घमाता, वो सितारे दमकने लगते। फिर अचानक यांग काई को एहसास हुआ, इन नकोश के नीचे एक खफिया खला मौजूद है, एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ वो खुद महसूस कर सकता है। उसने हाथ ज़मीन पर रखा और अपनी तवानाई इस खला में अंडीली। अचानक गार लर्ज उठा, ज़मीन हल गई और एक ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ गूंजी। यांग काई की आंखों में हैरत की चमक भरी। ये तकनीक ताकत के लिहाज से आम धमाके से दोगुनी तबाहकुन थी। ये यकीनन कोई आम मार्शल स्किल नहीं थी। वो अभी सोच ही रहा था कि उसके अंदर से एक दबक दबक कर बोलती आवाज़ आई, जवान हीरो, जवान हीरो। यांग काई ने बेनियाजी से जवाब ना दिया। मैं शायद जानता हूँ ये स्किल क्या है, क्या तुम सुनना चाहोगे? काफ़ी देर बाद यांग काई ने कहा। कहो। बूढ़े ने फ़ौरन वजाहत की। मुझे उसका नाम तो याद नहीं, मगर मैंने एक बार उसे इस्तेमाल होते देखा था। जब तुम उसे चालू करते हो, यह एक ऐसी खफिया जगह खोल देती है जो सिर्फ तुम्हारी है। तुम उसमें अपनी युआन की ज़ख़ीरा कर सकते हो और जब चाहो उसे एक ज़बरदस्त धमाके की सूरत में खारिज कर सकते हो। यांग काई की आंखों में दिलचस्पी झलकी।
बूढ़ा बोला, ये स्किल हर लड़ाई में एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकती, मगर तुम्हें उसे मुसलसल मशक करने की ज़रूरत भी नहीं। बस अपनी तवानाई उसमें जमा करते रहो और जब तुम पर मुश्किल वक्त आए उसे इस्तेमाल कर लो। उसका धमाका तुम्हारे दुश्मनों के लिए क़यामत बन जाएगा। यांग काई ने खामोशी से सर हिलाया। अब वो जानता था ये मार्शल स्किल तबाही के साथ साथ बर्दाश्त और वक्त की ताकत का खेल थी, और वो इस खेल के लिए पूरी तरह तैयार था। जब बूढ़े ने अपनी बात खत्म की तो मुकम्मल खामोश हो गया ताकि कहीं यांग काई नाराज ना हो जाए। यांग काई के होंठों पर एक धीमी मगर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। बूढ़े की वजाहत तकरीबन वही थी जो यांग काई ने खुद महसूस की थी, मगर उसकी तफसील ने यांग काई की समझ में और गहराई पैदा कर दी। ये कोई आम मार्शल स्किल नहीं थी, इसमें मुसलसल मश्क या रूहानी तरतीब नहीं चाहिए थी। बस अपनी युवान की जमा करो और ज़रूरत के वक्त उसे एक ज़बरदस्त धमाके की सूरत में खारिज कर दो। यांग काई ने खुशी में हल्का सा कहकहा लगाया। वाकई किस्मत ने मुझ पर मेहरबानी की है, ये स्किल तो मेरे लिए ही बनी है। दूसरे लोग अपनी तवानाई वापस हासिल करने के लिए दिनों या हफ्तों लगाते, मगर यांग काई के पास यांग स्टोन्स थे जिनसे वो अपनी तवानाई को यांग लिक्विड में बदल कर दंतियान में महफूज कर सकता था। यांग काई ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, मैं इस स्किल को मजीद समझना चाहता हूँ, इस दौरान मुझे तंग न करना। बूढ़े ने फ़ौरन जवाब दिया, जी समझ गया। यांग काई ने आंखें बंद किए रखें, मगर आवाज़ में तंज शामिल था। अभी जो बताया वो तुम्हारी जान बचाने के लिए काफ़ी नहीं। सोचो और क्या दे सकते हो तुम मुझे। बूढ़े का दिल बैठ गया। ये लड़का तो बज़ाहिर कम उम्र है, मगर चालाकी में पुराने लोमड़ को भी मात दे दे। उसने दिल ही दिल में पछताया कि क्यों उसके बदन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अब वो सिर्फ यांग काई के सामने खामोशी से ससकने पर मजबूर था। यांग काई अपनी युवान की एक खास खला में अंडीलने में लगा था। उसकी रफ्तार हैरानकुन थी, गोया उसे ज़रा सा भी डर नहीं कि उसकी तवानाई ख़त्म हो जाएगी। बूढ़े का दिल चाहा कि उसे रोक दे। नहीं, इतनी तेज़ी से तवानाई खर्च करना खतरनाक है, जिस्म बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर फिर उसे यांग काई की बात याद आई। मुझे तंग न करना, उसने तल्खी से सोचा। ठीक है फिर भगतू, अगर तुम्हारी तवानाई ख़त्म हो गई तो मैं मौके देखकर तुम्हारे जिस्म से निकल जाऊंगा। मगर चंद लम्हों बाद यांग काई की तवानाई वाकई ख़त्म हो गई। बूढ़ा खुश हुआ, अब मेरा वक्त आ गया। लेकिन अगले ही लम्हे यांग काई का जिस्म फिर से तवानाई से भर गया। बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? वो लरजते हुए बड़बड़ाया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसकी युवान की ख़त्म हो गई थी, फिर ये अचानक दोबारा कैसे भर गई? ये तो मुमकिन ही नहीं। बूढ़ा तकरीबन पागल हो गया। सारी ज़िंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। क्या मैं वहम में मुब्तला हूँ? नहीं, सब कुछ हकीकत है। ये लड़का आखिर कौन सा शैतानी फ़न इस्तेमाल कर रहा है? वो बेबसी से यांग काई को देखता रहा। अब उसे अंदाज़ा हो गया था, अगर ये लड़का अपनी मर्ज़ी से लामहदूद युवान की पैदा कर सकता है तो वो मुस्तक़बल में नाकाबिल तसव्वुर ताकत बन जाएगा। इसके जहन में तसव्वुर आया, एक ऐसा शख्स जो बग़ैर रुके धमाके करता जाए, हर वार के बाद फ़ौरन अपनी ताकत बहाल कर ले, ऐसा लड़ाका सो जंगजुओं के बराबर होगा। बूढ़े के दिल में खौफ के साथ साथ एहतराम भी पैदा हो गया। हकीकत यांग काई की युवान की लामहदूद नहीं थी, वो बस उसे जमा करने की सलाहियत रखता था। उसकी ट्रियो यांग सीक्रेट आर्टिस्ट और ये नई मार्शल स्किल, दोनों में एक ख़ास मुशाबहत थी। दोनों युवान की को महफूज करने की ताकत रखती थी। ट्रियो यांग सीक्रेट आर्टिस्ट उसे यांग लेकोड में तवानाई बदलने और अपने दंतियान में जमा करने देती थी, और यह नई स्किल इसके हाथ की स्टार चार्ट के अंदर एक छोटे खला में युवान की को ज़ख़ीरा करती थी, जिसे वो बाद में धमाके के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। फ़र्क सिर्फ ये था कि दंतियान लामहदूद थी, मगर स्टार चार्ट का खला महदूद। यांग काई ने 2 दिन तक 10 कतरे यांग लिक्विड के युवान की में बदले और उसे इस खला में जमा किया। जब उसे महसूस हुआ कि खला भर गया है तो वो रख गया और अपनी ताकत दोबारा बहाल करने लगा। ये अमल दहराना आसान था, बस युवान की जमा करो, महफूज करो और दोबारा तैयार हो जाओ। यूं चंद दिन में वो इस स्किल पर मुकम्मल काबू पा चुका था। 2 दिन बाद जब उसने आंखें खोलें तो उसके हाथ पर बना स्टार चार्ट और ज़्यादा जानदार दिखाई दे रहा था। सितारे गौया सांस ले रहे हों और आसमान की मानंद चमक रहे हों। यांग काई ने तवज्जो मरकूज़ की और वो नकोश जल्द के नीचे छिप गए। वो मुस्कुराया, अच्छा है, अब किसी को शक नहीं होगा। फिर उसे ख्याल आया और उसने बूढ़े से पूछा, तुमने कहा था तुमने ये स्किल पहले देखी है, क्या तुम्हें उसका नाम याद है? बूढ़े की आवाज़ अब पहले जैसी दहशतनाक तो थी, मगर इसमें झिझक और फरमानबरदारी भी शामिल थी। माफ़ी चाहता हूँ जवान हीरो, मुझे याद नहीं आ रहा। यांग काई ने सोचा, चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरी मदद करो, उसका कोई नाम तजवीज़ करो। बूढ़ा फ़ौरन बोला, चूँकि तुम्हारे हाथ पर स्टार चार्ट है, क्यों ना उसे स्टार मार्क कहा जाए। यांग काई ने सर हिलाया। स्टार मार्क, सितारों की मुहर, हाँ ये नाम अच्छा लगता है। बूढ़े ने चापलूसी से कहा, मुबारक हो जवान हीरो, स्टार मार्क तुम्हारे काबू में है। एक दिन आएगा जब सब तुम्हें हैरत से देखेंगे। यांग काई ने सर धनकारा भरा। हूँ? बूढ़ा फ़ौरन चुप हो गया। चंद लम्हे बाद यांग काई ने निगाह उठाई। सोच लिया तुमने? अपनी जान बचाने का कोई और तरीका? बूढ़ा कांप गया। जवान हीरो,
अगर आप मुझे बख्श दें तो मैं आपको एक मुकद्दस खजाना दिखा सकता हूँ। यांग काई ने अर्द गिर्द गार पर नज़र दौड़ाई और तंजिया बोला, अगर वाकई तुम्हारे पास कोई ख़जाना है तो वो यहीं कहीं पड़ा होगा। मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत, मैं खुद तलाश कर लूँगा। बूढ़े ने फ़ौरन इल्तिजा की, जवान हीरो मेहरबानी करें, मैं अपनी जान आपके हवाले करता हूँ। मैं आपको अपनी अम्र रूह की मेहर दे दूंगा। आप जब चाहें मेरी जान ले सकते हैं, बस मुझे ज़िंदा रहने दें। यांग काई ने सर्द लहजे में कहा, और मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सच बोल रहे हो। बूढ़े ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, मैं आपके जिस्म में कैद हूँ, भाग नहीं सकता। अगर आप चाहें तो लम्हे भर में मेरा खात्मा कर सकते हैं। मैं झूठ बोलने की जरात नहीं रखता। यांग काई खामोश रहा। अगरचे वो दिल से उस खबीस को जिंदा रखना नहीं चाहता था, मगर उसकी सदियों पुरानी मालूमात एक खजाना थी। यूं उसने वक्ती तौर पर उसे जीने दिया। बूढ़े ने नरमी से कहा, जवान हीरो, अगर आप मुझे जिंदा रहने दें तो मैं आपको यहाँ छपा मुकद्दस खजाना इस्तेमाल करने का तरीका बता सकता हूँ। अगर आपने मुझे मार दिया तो आप उसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यांग काई ने नज़रें उठाईं। क्यों? बूढ़े ने गहरी सांस ली। क्योंकि वो खजाना एक शैतानी हथियार है, जो भी उसे छूता है उसकी रूह खींच लेता है। आपकी युवान की यांग फितरत रखती है, लिहाजा आप उसे मेरे बगैर नहीं चला सकते। यांग काई खामोश हो गया। बूढ़े के अल्फाज गार में गूंजने लगे और फजा एक बार फिर खौफ और फैसला के बूझ से भर गई। आज के अबवाब यहीं ख़त्म होते हैं। अगले दिलचस्प अबवाब में दोबारा मुलाकात होगी। जुड़े रहिए माई FM नॉवेल्स के साथ।